चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आया हूं एम के शो को लेकर। वो शो जिसका आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे कई बार लोग कह रहे थे सर आप क्यों नहीं, आपने बीच में क्यों रोक दिया। मैं कुछ कारणवश रोका था, लेकिन मुझे दिमाग में था शुरू करना, तो मैंने शुरू किया। और इस बार हम इस नई जो जो हमारा सीज़न शुरू हुआ है उसमें मैं एक बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि एक सीरियल हुआ करती थी जिसका नाम था चंद्रकांता। पूरा देश एक साथ बैठकर देखता था, जैसे महाभारत देखते थे, शक्तिमान देखते थे, रामायण देखते थे। चंद्रकांता की भी टेरिफिक व्यूअरशिप थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। और उसमें मैंने जाबाज का रोल किया था। उसमें एक कैरेक्टर थे विलन जिसका नाम था क्रूर सिंह। वो क्रूर सिंह करने वाले कलाकार अखिलेंद्र मिश्रा। मुझे किसी ने कहा सर आप उनको बुलाइए, और मेरी उनसे बात हुई। एक बार में आ गए वो हमारे पास। आज मैं मिलाऊंगा अखिलेंद्र मिश्रा जी। मैंने सुना है कि बहुत अच्छा लिखते भी हैं, कविता भी करते हैं, और स्टेज के पुराने बहुत एक्टर हैं, डेडिकेटेड एक्टर हैं। मैं मिला नहीं हूँ पिछले 30 सालों से उनसे। इस बहाने मेरी भी मुलाकात होगी और मैं भी आपको उनके साथ एक रूबरू करा दूंगा। तो चलिए, अगर आप कहते हैं कि बुलाया जाए तो बुलाया जाए। चलिए मिलते हैं श्री अखिलेंद्र मिश्रा जी से। प्रणाम का आशीर्वाद ही परिणाम होता है। तो आयुष्मान भव। बहुत 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 अच्छा लगा। वी आर मीटिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स। कितने साल हो गए हैं? 30 साल चंद्रकांता टेलीकास्ट के 30 साल हो गए। ये जब 2024 चल रहा है। 2024 चल रहा है। और 1994 में शुरू हुआ था, मार्च में। तो कहा जा सकता 30 है साल। कि कहा जा सकता लेकिन है हम कि लोगों ने शूटिंग शुरू की थी 92 में। यहाँ पर कहा जा सकता है कि दो जांबाज और क्रूर सिंह का कितने सालों के बाद मिलन? 30 साल के बाद। 30 साल के बाद मिलन। ये 30 साल के बाद जाबाज और क्रूर सिंह का मिलन। और क्या था उस जमाने का वो चंद्रकांता, पूरे देश में छा गए थे। अब सर मैं बहुत सी बातें पूछना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू नो उसके बाद क्या किया आपने। आइए बैठ के बात करते हैं। आप पहले आप बैठिए। जी। हमने अखिलेंद्र मिश्रा जी, हमारी एनकाउंटर हुई थी 19 चंद्रकांता में 94 नहीं, 94 में टेलीकास्ट शुरू हुआ था। तो शूटिंग ही उसके पहले हम लोगों ने शुरू कर दी थी शूटिंग 92 में। 92 में शुरू। 92 नवंबर में। 92 का मतलब ये हुआ मेरी महाभारत छप चुकी थी। हाँ, 89 80 90 में फिल्में भी आ गई थी। मतलब मैं उस जमाने में फिल्मों का एक्टर था। नहीं, आप बहुत बड़े स्टार थे और मैं नया था। मेरा तो इंट्रोड्यूसिंग में नाम आता था। सर ये क्रूर सिंह है उस जमाने के काकू क्या कुक्कू क्या यक्कू मैं जाबाज। और कमाल का। तो आप और हमारी मुलाकात 30 साल के बाद हो रही है। अब मिल रहा हूं मैं। जाबाज एंड क्रूर सिंह की जो मीटिंग है वो 30 साल के बाद। यही एक संयोग, मैं बोलता हूँ दुनिया में संयोग होता है कि मेरे को बात किसी ने कहा सर कल मीटिंग हुई मेरी इनसे, अखिलेश से। मैंने उनका इंटरव्यू लिया। सर आप लेना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ भाई लाओ। वो तो मेरा बहुत पुराना ग्राहक तो नहीं बोला, पुराना क्लाइंट भी नहीं बोला। मैंने कहा वो तो हमारा बहुत पुराना जानकार। बोला उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखा। हाँ हाँ मुकेश जी को हम करेंगे। मैंने फटाक से आपको फ़ोन किया, आप फटाक से हाँ बोल दिया, और फटाक से आज मिल रहे हैं हम लोग 30-35 साल के बाद। चंद्रकांता की बात नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन मैं एक बात बताऊं जी, तब मैं आपको ऐसे देखता था कि मुकेश जी के साथ काम कर रहा हूँ, मुकेश जी। और आज मैं मुकेश जी के साथ बैठा हूँ और मैं आप मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं। इसे संयोग कहते हैं। ये अद्भुत, बहुत। ये तो इसे संयोग कहते हैं। इरफान भी यही बोल के गया था कि मैं मुकेश जी को पूछने के लिए गया था। वो ग्रेट मराठा में मेरे साथ टकराए थे जी। और वो मेरे को आगे उन्होंने बी आर डबिंग में पूछा, सर हम जानना चाहते हैं कि छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे हम जाना चाहते हैं, सर क्या करें? मेरे को याद नहीं आया। मैं चेयरमैन बैठ के सुन रहा था उसकी स्पीच। इन्होंने कहा आप छोटे पर्दे पे इतना बड़ा काम करो कि बड़ा पर्दा आपको बुलाए। अब मुझे याद नहीं, बट बोल गया वो। तो ऐसी यादें हैं जो
आप हमारे साथ रहे, कितने एक्टर कभी कभी मुझे मिलते हैं, सर आपको याद नहीं है शक्तिमान में हमने, जैसे आपने अखिल ये मिश्रा की बात की, जो अखिल मिश्रा, नहीं नहीं, ये जो अपना श्रीवास्तव, शैलेंद्र शैलेंद्र, जी। बोला मैं गंगाधर, मैं आपके कॉमेडी की थी, मैंने कहा याद आ रहा है कि शक्तिमान में किया था। तो एक हमारी इंडस्ट्री एक तरह की फैमिली है। माफ़ करना, अभी नहीं बोल सकता, अभी मैं फैमिली वर्ड यूज़ करने में थोड़ा सा कतराता हूँ, पर उस ज़माने में धर्म जी हो, मैं हूँ, दिलीप साहब हो, चाहे प्राण साहब हो, आप एक बार मिलते हैं ना, तो आप ज़िंदगी में ना भी मिले हो ना, तो भी बोलेंगे मुकेश कैसे हो। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, यलगार फिल्म करने के बाद में मैं प्लेन में एंटर किया, सेकंड थर्ड रो में कोई बैठे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी सीट फोर्थ रो में होगी, बिजनेस क्लास में ही, और मैं जैसे ही जा रहा हूँ मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने देखा अजीत साहब थे। तो कभी काम नहीं किया, मैंने कहा हाँ अजीत साहब क्या बात है, बोला माफ करना डैड बना दिया तुमको। मैंने कहा सर आप भी। तो ये ना, हम एक एक्टर दूसरे एक्टर को देखते हैं और जब मिलते हैं तो कभी ये नहीं पूछते कि हैव वी एवर मेट। आवर मीटिंग हैपन्स ऑन द स्क्रीन, शूटिंग्स, एंड इफ यू नॉट हैपन्स टू बी मीट, स्टिल आई नो। जैसे मैंने क्रिश का एग्जांपल दिया, मेरे को एयरपोर्ट में मिले, और एयरपोर्ट में मैं कभी उनको मिला नहीं हूँ, पर मेरे को लगा ये लड़का अच्छा, मैंने पहली बार कहा, मैंने कहा हाय क्रिश, टर्न किया, बैग रख रहे थे, अरे सर जी, मैंने कहा हाँ कैसे हो, सर जी हाथ मिलाया, फिर बोलता है सर कैन यू बिलीव इस एयरपोर्ट पर दो सुपर हीरो है। मैंने कहा हाँ तू सुपर हीरो है। अब देखो कुछ ये अंडरस्टैंडिंग एक्टरों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो गुड, वी आर फ्रॉम अ वेरी गुड इंडस्ट्री, made bad by bad things which need to be removed. So let us talk about so many things. I would like to talk to Akhilendra. सर आपने, छोटा सा सवाल पूछूंगा, स्ट्रगल किया आपने? आपसे एक प्रार्थना है, आप सर मत बोलिए। अगर आप भी मुझे सर बोलने लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? सर मैं कुछ नहीं, पर ये सर ये मैंने सीखा है साउथ से। साउथ में हर आदमी सर जी गारू सर 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 करते हैं, मैं मेरे दिमाग में वोकैबुलरी कुछ अच्छा लगता है, ए तू ए मुझे पसंद नहीं है। आप कभी कभी बोलते हैं सर आपसे उम्र के बड़े हैं, आप उसको तुम बोलते हो, मतलब ओए हमारे में बड़ा छोटा कोई नहीं होता, हमारे में एक रिलेशन होता है। तो सर अगर मुंह से सर निकल गया तो समझ लीजिए आशीर्वाद है। तो आपने कभी जानना चाहता हूँ, स्ट्रगल किया इंडस्ट्री में कि आपकी वॉक केक वॉक थी? नहीं, स्ट्रगल किसको कहते हैं ये मुझे पता परिभाषा नहीं। स्ट्रगल की अलग अलग है, ये मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट परिभाषा क्या है। परिभाषा ये है कि आपने को काम चाहिए, काम मिल नहीं रहा है आपको, लोग थोड़ा सा बोलते आइए, फिर कार्ड रखते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा 6 महीने तक कोई फोन नहीं करता। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं नाटक करता था, मैं इप्टा के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 40 वर्षों से। रियली? और मेरे अभी भी 2 नाटक चल रहे हैं जो 35 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। क्या नाम? एक और द्रोणाचार्य, डॉक्टर शंकर शेष का, वो एक और द्रोणाचार्य किया, सुभाष गंगायत उसके डायरेक्टर हैं। सुभाष गंगायत आपकी चर्चा बहुत मैंने डायरेक्ट किया उसके कॉलेज, इंटर कॉलेज में अभी बुलाया था मैं इप्टा के, जो अभी रिसेंट फंक्शन हुआ ना। जी। और आखिरी क्षमा, हाँ, जो रख के जी जो मुशायरा पे है, मुशायरा हिंदुस्तान के आखिरी मुशायरा पे है। तो ये 2 नाटक हैं जो एम एस सत्यू उसके डायरेक्टर हैं। ये अभी भी गाह बिगा जब भी शो होता है मैं करता हूँ। अच्छा, अभी इप्टा का 80 साल पूरा हुआ तो फेस्टिवल हुआ पृथ्वी थिएटर में, तो मैं द्रोणाचार्य परफॉर्म किया। बिल्कुल, मैं द्रोणाचार्य परफॉर्म करता हूँ उसमें। और वो भी एक जर्नी है कि उसमें बैक स्टेज करता था, फिर अर्जुन का रोल मिला, फिर अर्जुन और चंदू दोनों रोल एक साथ कर रहा हूँ एक ही शो में। उसके बाद फिर वहां से फिर अश्वत्थामा, सुभाष जी ने कहा अब अश्वत्थामा करो, ये कौन करेगा, मुरली जी जब गए तो। और उसके बाद फिर पता चला कि नहीं, अब मुश्ताक जी नहीं है, अब तुम द्रोणाचार्य करो। तो तब से मैं द्रोणाचार्य कर रहा हूँ। ये सिर्फ स्टेज पे पॉसिबल है, फिल्म में पॉसिबल? तो ये एक तो थिएटर, हम तो थिएटर कर रहे थे और हम अपनी तैयारी कर रहे थे एज एन एक्टर। अच्छा, यू आर लुकिंग इनटू योर ओन मैं ग्रोथ। अपने आप को जानना चाह रहा था कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। और चूंकि हमारे जनरेशन में अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। अच्छा, उस वक्त अमिताभ जी स्टार बने, राजेश खन्ना के बाद, राजेश खन्ना जी के बाद। तो उनकी फिल्में देख के हम लोग बड़े हुए। Really? और
तो उनका एक इम्पैक्ट था। और अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की एक्शन चल रही है, फाइट चल रही है काला पत्थर में, तो फाइट काउंट कर रहे हैं कि भाई को किसने क्या मारा, कितना गुस्सा तो मारा। शत्रुघ्न सिन्हा का एक फैन फॉलोइंग का बंच है, एक ग्रुप है, और एक अमिताभ बच्चन का है, और इसने ज्यादा मारा, इसने ज्यादा मारा, और पता चला मोहल्ले में झगड़ा हो गया। तो फिर अगेन दोबारा गए देखने, फिर फाइट काउंट हो रहा है कि इसने इतना मारा, इतना अमिताभ वो मर रखा ना शत्रुघ्न मर रखा ना वो इतना मर रखा, वो इतना मर रखा। ये भोजपुरी में कहां पर, कौन ये सी, बिहार छपरा, बिहार बिहार छपरा की बात कर रहा छपरा हूं। की बात कर रहे हैं। और हम लोग राजेंद्र कॉलेज में पढ़ते थे, जिला स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन किया, जहाँ से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैट्रिकुलेशन किया है। कमाल के व्यक्ति थे। तो वो हमारे ही जिला से हैं और मैं वहीं से हूँ। तो ये अपने आप में एक अद्भुत ये था। तो ये था कि अगर मैं तैयार हो रहा हूँ एज एन एक्टर, और अगर मुझे काम मिल जाए अमिताभ बच्चन के साथ, तो क्या मैं कर पाऊंगा ना। इसमें थे आप, पहले तैयारी कर लूं, और अमिताभ बच्चन के साथ काम मिले तो आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलूं, और वो सुनने पे मजबूर हो जाए, सोचने पे कि आया कहां से। तो ये एक संकल्प था मेरा। बट ये संकल्प के पीछे आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड थे? मैं बिल्कुल, मेरे घर से, मेरे भाइयों का वो एक सपोर्ट था। वेरी गुड, जो मेरे को भी रहा है, स्टेबल छत के ऊपर छत। हाँ, एक सपोर्ट था वो मेरा, अय्याशी नहीं थी, एक सपोर्ट था कि जो आपको सर्वाइवल जरूरी है काम में, वो बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, वो सर्वाइवल के लिए वो चाहिए। पैंट तो ही था मेरे पास, शर्ट 4 ही थे मेरे पास, लेकिन वो था कि मैंने आपको ये नहीं कि अब आप प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, आप भूखे रह रहे हैं, ये नहीं था। मेरे पास पैसा ये था, वो स्ट्रगल नहीं किया ना, वो पैसा था कि मैं खाना खाऊं। मैं पंजाब नेशनल में जाता था, बांद्रा, मैं अपना खाना खाता था, मैं पैसे देता था, मैंने उधारी खाता नहीं। और रात को जाके चैन से सो भी जाता, मैं जाके अपना रिहर्सल करते हुए, भूख लगी हुई है, अगर खाना नहीं खाया, शो करने में देर हो गई, तो बांद्रा ईस्ट में रह रहे हैं, तो पैदल जा रहे हैं, तो बांद्रा से ना जाके खार से जा रहे हैं, और खार स्टेशन से ईस्ट में जाने के लिए, जो कलानगर में रहते थे, तो जो ब्रिज होता था रेलवे का, वहां रात को 12 साढ़े 12 बजे जब हम वहां से गुजरते थे, तो केला वाला बंच में जो बचा हुआ केला है, वो 8 आने या 1 रुपया में इतना केला देता था, केला। अच्छा। और पता चला वो केला हमने पूरा खरीद लिया, वो 8 आना 60 पैसा या 1 रुपए में, और हम केला खाते हुए जा रहे हैं, केले ही पूरा। हाँ, केला खाते हुए जा रहे हैं, और जाके वहां घर पे सो गए। क्या बात है। तो ये था। तो दैट मींस आपने स्ट्रगल किया है, लेकिन हंसते हंसते खेलते खेलते। बिल्कुल। और स्ट्रगल टू इम्प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि लक्ष्य था, नॉट किसी के साथ हाथ जोड़ना, हाथ नहीं करना। लेकिन ये भी था, एक चीज और बता दूं, कि अगर मेरे पास 4 रुपया था और मेरा कोई दोस्त बस स्टॉप पे मिल गया और उसका चेहरा उदास है, ऐसा लग रहा है कि शायद ना खाया हो या इसके पास कुछ नहीं है, तो अपने मन से ही 2 रुपए निकाल के हमने दे दिया, यार ये रख, यार ये रख, गुड जेस्चर। हाँ, ये रख, मेरे पास 2 है, 2 तू रख ले। क्या बात है, 2 तू रख ले। अरे नहीं यार, अरे नहीं, रख ले। और ये सिर्फ मैंने नहीं किया है, मेरे उस समय के जो दोस्त थे थिएटर के, ये सब थिएटर वाले को बात कर रहा हूँ, हाँ। वो भी कहते थे कि यार मेरे पास 5 रुपए है, तो एक काम कर, तू 2 रुपए रख ले। क्या बात, आज ऐसा नहीं सर, आज ऐसा। तो ये एक कमाल बात थी, जो आज मैं याद करता हूँ तो बिल्कुल मैं एकदम विस्मित हो जाता हूँ कि ये होता कैसे था। ये उस जमाने में था, उस जमाने में सबसे बड़ी चीज जो आज के जमाने में नहीं है, सेक्रीफाइस नहीं है। उस जमाने में लोग सेक्रीफाइस कर देते, आज मेरा क्या, मेरे को कितना मिले, हाँ, मेरे को कितना मिले, सबसे पहले वही बात। उसी से बिगड़ गए हमारी जो एक दूसरे की संवेदनाएं बोलो, या एक दूसरे का रिलेशंस, क्योंकि नई संस्कृति का जन्म हो गया ना, नई संस्कृति का। उस संस्कृति का नाम है दलाल संस्कृति। अच्छा, दलाल बोलेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, मतलब कमीशन लेना तो दलाली होगा ना। दलाली होता, मेरा क्या बीच में, कि मेरा क्या, मतलब मैं अगर ये कर दूं तो मेरा क्या, मैं अगर रोल दिलवा दूं या मैं तुझे रेकमेंड कर दूं तो मेरा क्या। लेकिन उस जमाने में तो ये था कि यार फलना एक एक्टर, उसका नाटक देखा था, यार उस एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, वहां है, पता चल जाएगा, मैं पता करके बताऊं क्या, हम बताओ यार बताओ, और अगला पता करके एक्स्ट्रा एफर्ट करके बताता था, वो एक्टर है, जाओ उसके पास। चंद्रकांता कैसे मिला मुझे, कैसे मिला? हमारा फेस्टिवल चल रहा था पृथ्वी थिएटर में, हम एक नाटक कर रहे थे, मोटे राम का सत्याग्रह, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, सफदर हाशमी और हबीब तनवीर ने ड्रामेटाइज किया था, MS सत्यू साहब ने डायरेक्ट किया। उसका शो, पहला शो खत्म हुआ 6 बजे का पृथ्वी थिएटर में, दूसरा शो 9 बजे का था, बीच का जो इंटरवल था, गैप था 2 शो के बीच का,
उसमें सुदेश बेरी साहब है, वो आए, सुदेश वो हमारे बेरी। साथ नाटक करते थे। एक्टर सुदेश हाँ, वो हमारे साथ नाटक करते थे। तो सुदेश आया और बोल रहा है कि अखिल अखिल स्टार हो गया, तो स्टार हो गया। अच्छा, उसको वंश में ब्रेक मिला था, वंश पप्पू वर्मा की वंश फिल्म में। बनी थी, हाँ। तो उसने कहा कि तू स्टार हो गया। मैंने कहा स्टार तू हो गया, तुमको ब्रेक मिला, मैं स्टार कैसे हो गया? अखिल, अगर कोई इंडस्ट्री में किसी को पूछने लगे ना, समझ लो उसका टाइम आ गया, वो स्टार हो गया। शुरुआत हो। मैंने कहा अब एक बात बता, मुझे कौन कौन रहा है? पूछा? तो कहा कि एक लेडी आई है, निर्जा गुलेरी निर्जा। नाम है, दिल्ली से बॉम्बे आई है कास्टिंग करने के लिए, एक सीरियल बना रही है हिंदी के उपन्यास पे, चंद्रकांता पे, वो कास्टिंग कर रही है। और उसने मुझे बुलाया था हीरो के रोल के लिए। मैं फिल्मों में आ रहा हूँ, मैंने मना कर दिया। जो शाबाश लिखी। हाँ, वो वीरेंद्र विक्रम, वो शाहबाज खान ने जो किया। कहा कि उसने, लेकिन उसने ये मुझसे ये कहा कि आप अखिलेंद्र मिश्रा को जानते हैं? अच्छा। तो मैंने कहा हम तो साथ ही थिएटर करते हैं। तो कहा कि आप उनको मैसेज दे सकते हैं, हम कई दिन से उनको ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बात कर रहा हूं, वो ऐसा? तो कहा कि हाँ, ये नंबर है, फोन कर। वो नंबर दिया उन्होंने, कहा है फोन करने के लिए। और दूसरे दिन मैं फोन किया, मैं गया, और मैं जाके बैठा हूं, और मेरा ग्रैंड रिहर्सल एक प्ले कर रहा था उस समय मैं, राजा बुंदेला, अतुल तिवारी के साथ, सुष्मिता मुखर्जी के साथ। उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, चीना की हसीना, उसका ग्रैंड रिहर्सल था टाइनी टॉट्स स्कूल यहाँ अंधेरी वेस्ट में। तो मैंने कहा कि मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता, मेरा तो ग्रैंड रिहर्सल है, मैं चला जाऊंगा। क्योंकि थिएटर को लेकर इतनी कमिटमेंट थी, ऐसा था कि मतलब हिलना नहीं है, फिल्म छूट जाए लेकिन थिएटर नहीं। तो वो असिस्टेंट कहता था बैठिए ना 5 मिनट कर करके 20-25 आधा घंटा करगा दिया। आई नहीं थी वो। और वो नहीं, वो सामने बैठी हुई हैं। अच्छा। अब बगल में कई एक्टर बैठे हुए हैं। अच्छा। एक एक्टर मुश्ताक खान बैठे हुए हैं जो हमारे सीनियर हैं अपना एक्टर। मुश्ताक। तो मुश्ताक खान से मैंने पूछा कि मुश्ताक भाई, निर्जा गुलेरी? कहा कि अरे वो सामने जो बैठी हुई है ना वही है। अब एनएफजीसी का गेस्ट हाउस सांता क्रूज में, लंबा हॉल, और सब एक्टर्स जो गए थे मिलने हुए यहाँ, और वो वहां बैठी हुई है, चेयर लगा हुआ है सामने, और वो बैठी हुई है। तो मैंने उसको कहा असिस्टेंट को, जाके बोल तो सही अखिलेंद्र मिश्रा मुझे बुलाया है भाई, मुझे सुदेश बेरी ने मैसेज दिया है, अब नहीं आया हूं मैं जब बोल दो नहीं तो मैं जा रहा हूं। कहा कि अच्छा मैं बोलता हूं, मैं जाओ। उसको धक्का दे के भेजा। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि जाके बोल रहा है कि नहीं। अब निर्जा जी इस तरफ से टेबल के इस तरफ से वो ऐसे बोल रहा है, और लिप सिंक देख रहा हूं कि अखिलेंद्र बोला उसने, और उनका टर्न देखा मैंने निर्जा जी का, कि वो टर्न की और बोल रही अखिलेंद्र, उन्होंने आवाज दी। चिल्लाई। अच्छा। अब वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, उनकी वो आवाज अखिलेंद्र। क्या बात। मैंने ऐसा लगा कि कोई किसी जन्म का रिश्तेदार है जो कह रहा है अखिलेंद्र, आत्मीयता से कह रहा है वो भी। ओहो। और मैं उठा, मैं इधर आइए, मैं गया, बैठाया, और उसके बाद पढ़ाया आपने चंद्रकांता? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। कहा कि आपने नहीं पढ़ा है? अच्छा, नहीं पढ़ा था तुमने? ना, कहा कि नहीं पढ़ा है। यहाँ तो जो भी एक्टर आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि तो, मैंने पढ़ा है। हाँ सब पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा हूं तो मैं झूठ कैसे क्या बोलूं? झूठ क्यों बोलो, इंप्रेस कर। तो कहा कि आप इसके बारे में सुने जाने? मैंने कहा हाँ, पिताजी से मैंने सुना है। मैंने ये भी सुना है कि मालिक और नौकर एक साथ पढ़ते थे, और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ग्राहक ना आ जाए, इसलिए दरवाजा बंद हो, कोई दुकान बंद कर। मैं भी लास्ट रूम में जाके बैठ पढ़ता हूँ। तो उस तरह से तो वो उन्होंने एक तरह, मतलब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि एक रोल है विलन का, आप कीजिएगा? तो मैंने कहा हाँ करूँगा। तो कहा विलन का क्यों कीजिएगा, हीरो का क्यों नहीं कीजिएगा? तो मैंने कहा हीरो का दे दीजिए, हीरो कर दूंगा, नाटक में तो हर रोल करते हैं, मुझे 2 दीजिएगा, वो दे दीजिए, कर दूंगा। तो हंसने लगी। तो कहा कि नहीं आप विलन का कीजिए। एक रोल है क्रूर सिंह का, 12 एपिसोड का रोल है। 12 की बात। 12 एपिसोड का रोल है। उसका तो वो मर जाता है, और कैसे मरता है ये नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो कहीं रहस्यमय तरीके से मरा हुआ जंगल में मरे थे तब उसका शरीर मिलता है। नहीं कहा, तुम तो चलते थे। तो उन्होंने कहा कि वो, अब वही मेरी बात हुई, असिस्टेंट को बुलाया कि इनका कॉस्ट्यूम मेजरमेंट लीजिए, पैसे की बात कर लीजिए, और इस तरह से चंद्रकांता मुझे मिला। तो मैं कहीं गया नहीं चंद्रकांता के लिए, मुझे मैसेज आया, बुलाया गया। और मैं एक और कमाल बात बताऊं, मैं जहां जहां गया कि यहां फिल्म बन रही है, वहां बन रही है, पता करके वहां मेरा कोई काम नहीं हुआ आज तक टिल डेट। अभी भी मैं एक जगह गया था टिल डेट, और मेरा कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जहां के बारे में मैं जानता भी नहीं हूं, चादर ओढ़ के सोया हुआ हूं, फोन की घंटी बजी, हेलो,
हाँ अखिलेश जी, हाँ फलना आए, हाँ भाई कौन क्या, और आप अलर्ट हो गए, आप नहा धोवा के कपड़े पहन के फट से निकल गए और आपका काम हो गया। क्या बात, इसको डेस्टिनी बोलते हैं। तो ये मैं सारी फिल्में मुझे ऐसी मिली है। तो वो एक जो वो है कि स्ट्रगल, हाँ, लेकिन ये थी कि तैयारी, तैयारी, कमाल की तैयारी, वो जुनून था। वो जुनून था। अब हम एक प्ले कर रहे थे शुरुआत में ही इप्टा में एक प्ले में एक छोटा सा रोल मिला मुझे, राक्षस प्ले का नाम था। जावेद खान साहब मेन रोल कर रहे थे और सुधीर पांडे साहब हीरो थे। टिंगू जावेद। हाँ टिंगू जावेद, आपके मेरे FBI से के, हाँ, मेरा रूममेट था आपके रूममेट इंस्टीट्यूट में जी। तो वो राक्षस का रोल कर रहे थे, टाइटल रोल, और जो पॉजिटिव रोल था वो सुधीर पांडे जी कर रहे थे, बाकी अंजन श्रीवास्तव सारे लोग थे। नेक्स्ट ईयर था सुरेश हाँ ओबेरॉय के साथ। नेक्स्ट ईयर, हाँ। तो वो उसमें एक छोटा सा मुझे रोल मिल गया। तो मैं लास्ट क्लाइमेक्स में एक डायलॉग बोलता हूँ हीरो को, पांडे जी को, सुधीर पांडे जी को, कि हाँ अर्जुन, खुशी मनुष्य को साधने का सबसे बड़ा हथियार है, ऐसा कुछ साधने का। हाँ, ऐसा कुछ डायलॉग था। तो मैं ये डायलॉग जब भी बोलूं, और रिहर्सल के बाद एक मेरे सीनियर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मुझसे कहते थे, अखिल तेरी कैसी आवाज है यार, कितनी गंदी लाइन बोलता है, तेरी आवाज बहुत, तू क्या एक्टर बनेगा यार, आवाज ही नहीं है तेरी। तो मैं घबरा गया, मैं बहुत, और मैं उस एक लाइन पे एकदम मतलब तंदुरुस्त रहता था कि मैं इस लाइन को कमाल बोलूंगा। सत्य साहब बैठे हुए, सब सीनियर बैठे हुए, रिहर्सल चल रही है, अब ये प्ले का क्लाइमेक्स है, और वो लास्ट लाइन मैं बोलता हूं, और जब रिहर्सल हो, वो साहब मुझे बोल दे रिहर्सल के बाद, हर बार टोके हूं और मैं हतोत्साहित हो जाऊं। मुझे तो मैं हनुमान जी, बांद्रा ईस्ट में हम रहते थे, कला नगर में हनुमान जी का एक मंदिर है, अभी भी आते जाते जाता हूं मैं। तब वो खुला हुआ था, अब तो पूरा बंद कर दिया उन्होंने। मैं रात को जाके बैठ के हनुमान जी के पास मैं रो रहा हूँ। मैंने कहा मेरी आवाज़ इतनी ख़राब क्यों है, मैं क्या एक्टर बनूंगा, सब बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। और मैं रोज जाके उनको बोलता था कि आज भी बोला मुझे, आज भी बोला मुझे, मैं रोज जाके बोलता था हनुमान जी को। और पता नहीं क्या हुआ, मैं एक संकल्प लिया कि मैं ऐसी आवाज बनाऊंगा, ऐसी आवाज मेरी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया मेरी आवाज से मुझे जाने, नाम से जाने या ना जाने। ये संकल्प ले लिया मैंने। और मैं सर 1 से 1.5 घंटे हर रोज रिहर्सल के बाद, हम लोग सांता क्रूज में इप्टा की रिहर्सल होती थी, रिहर्सल के बाद मैं पृथ्वी थिएटर आता था, और भी 2-3 दोस्त आते थे, सब बाकी सब थिएटर वालों से मिलते थे, और मैं धीरे से खसक जाता था समुद्र किनारे, हॉलीडे इन के पीछे, जो आज नोवोटेल बन गया है, उसके पीछे, और मैं समुद्र के किनारे खड़े होके समुद्र को साक्षी रख के हम वॉइस एक्सरसाइज करते थे। ब्रीदिंग कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ओम कर रहे हैं, मतलब हर चीज कर रहे हैं कि मतलब ये सिंहासन खड़े खड़े, उसी में व्याघ्रासन, उसी में मतलब सारी ब्रह्मासन सब कर लिए। तो आते जाते 5 स्टार में सब फॉरेनर्स रहते हैं, तो आते जाते सब देखते थे खड़े होकर कि ये है कौन बंदा, फिर चले जाते थे, फिर आते थे। रात को 12 बज रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वॉइस एक्सरसाइज। व्हाट? वॉइस एक्सरसाइज, वॉइस एक्सरसाइज। आर देयर वॉइस एक्सरसाइज? किसी को मालूम नहीं है। तो मैंने कहा यस, व्हाट डू यू डू? आई एम एन एक्टर। वो सामने वाला एक्टर था? एक्टिंग एक्टर। बाहर वाला कि इधर वाला? बाहर वाला। अच्छा, एक्टर। चले गए तो कुछ मतलब मैं अपना ये हो, और तैयारी तो चली रही थी कि मैं ये जहाँ भी वर्कशॉप हो थिएटर का, जहाँ भी पहुँच जाऊँ, ये चीज़ें जो चीज़ें मेरे लिए हो मैं उसको कलेक्ट करता जाऊँ कि ये मेरे लिए करेक्ट है, ये मेरे लिए करेक्ट है, ये ऐसे किया जाता है, ये इंटोनेशन ऐसे होता है, आवाज़ 5 जगह से निकलती है, बेस ये है, चेस ये है, वोकल ये है, नाजल ये है, हेड ये है। तो ये मैं सारा चीज़ें, अब मैं पूरा कल्टीवेशन चल रहा है, मेरी सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ विश्लेषण, अपने आप को, मन क्या है, और बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, कैसे क्या चीज़। तो ये सब पे पूरा एक आध्यात्मिक जैसे दैविक शक्तियाँ होती हैं वो काम करने लगी। उस तरह से मैं जागृत होने लगा, और ऐसा कुदरत का करिश्मा हो गया, मुझे ये चंद्रकांता मिल गई, और उसमें मैंने प्ले का क्या हो, लाइन एक बराबर बोल गए?
वो मैं बोला और इतना सेटिस्फेक्शन नहीं जितना बाद में तुमने एक्सरसाइज करके कराया। मैं अपना किया, वो तो करता रहा, फिर उसके बाद तो प्ले दर प्ले करता गया, बैक स्टेज से छोटा रोल, बड़ा रोल, मेन तो मैं रोल। इंटरप्ट करूंगा, तुम्हारी चीज मेरे साथ भी हुई थी। मैं इंस्टीट्यूट में शंभुनाथ जी हुआ करते थे, हमारे एक योगा टीचर, और वो बोलते थे, ओल्ड आदमी, अखिलेंद्र कुछ बोलो, तुम बोलते थे तो वो नोट करते थे। मुकेश जी आप बोलिए, नोट करते थे। मैं बैठ के देखता था, हम लोग 10 लड़के इंस्टीट्यूट। बाद में बोलते, अखिलेंद्र तुम्हारा प्रॉब्लम है कि लिप्स तुम्हारे लेजी हैं। फिर लेजी? लिप्स लेजी होते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में हम करते हैं, हम तो मुकेश जी, आपकी जॉ स्टिफ है, और वो स्टिफ होने का मैं कारण जानता हूँ। मेरे बड़े भाई ने मेरे को ऐसे ऐसे करके पढ़वाया था। अच्छा। मैंने कहा ये तो बहुत सोने का आदमी है यार, इसको मैं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे को शौक था वॉइस का। आई डोंट नो कहाँ से मुझे वॉइस, और मेरी आवाज़ में फनसुख लद्दाखी ने कहा था तुम कमाएगा अपनी आवाज़, हम लोग को रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ी। तो मैं इसके पीछे पड़ा, पता लगा ये लोग ने साला एरो मार मार के बेचारे को भगा दिया। शंभुनाथ जी चले गए, फिर इधर सांता क्रूज में योगा टीचर, मैं बम्बई आया ढूंढने को, दिल्ली चले गए, बोला मर गए। मैंने कहा यार मेरे को सीखनी थी वॉइस एक्सरसाइज, बिकॉज मैंने किताबें निकाली ब्रिटिश लाइब्रेरी से वॉइस एक्सरसाइज के ऊपर, सारी की सारी मैं करना शुरू किया। तो एक चीज़ मैं करता था जिसको तुम समुद्र का किनारा बोल रहे हो, मैं अपनी टेरिस पे, मरीन ड्राइव टेरिस पे जाके एक्सरसाइज करता था जो, तो उसमें होता था कि थ्रोइंग है ना, यस आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ, तो नीचे वाले बोला अरे ये कौन है, ऊपर साला कबूतरों को बुला तो किसी को नहीं मालूम हम एक्सरसाइज। तो ये तुम्हारी बात जाके मुझे बात याद आ गई, पर मैंने अपनी वॉइस कल्टीवेट की है, कहीं तक मेरे को कल्टीवेट करना पड़ेगा, वो क्योंकि एक्टर्स की वॉइस ऐसी होनी चाहिए 60% कि अगर आप 1000 लोगों के पीछे खड़े हैं तो भी, और यहां से अगर आप बोले तो 1000 को टर्न होके देखना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन बोला और क्या बोला। देखो राजकुमार जानी, आप देखिए बोलने की स्टाइल उसकी बहुत आर्टिफिशियल और स्टाइलिश है। जानी जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरों के, पर मैंने एक चीज महसूस की साला कि इनकी एक वर्ड्स इतनी क्लियर कट प्रोनाउंसिएशन है कि अगर आप आंख भी बंद करो, उनको नहीं भी देखो ना, पूरा डायलॉग सुनने में आता है। हमारे यहाँ पे एक्टर है, क्या कहा जा रहा है, दे डोंट केयर। तो आई एम हैप्पी दैट तुमने तो इसके भी किताब भी लिखी, मैंने सुना तुमने कुछ आध्यात्मिक की, ये अभिनय अभिनेता और अध्यात्म, अभिनय अभिनेता और अध्यात्म, मैं पढ़ूंगा इसको जरूर। ये बिना अध्यात्म के मुमकिन नहीं है ये सर। लेकिन अगेन ये बात तुम कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ, कुछ लोग कह सकते हैं, हर आदमी नहीं। मतलब छोड़ना यार, क्या होता है यार, डायलॉग देंगे, पढ़ लेंगे, बोल लेंगे, वो लोग फेंक देते, उगल देते अपनी डायलॉग्स को, नियरली उगल देते। मैं एक एक वर्ड पे ध्यान देता हूँ, यहाँ स्ट्रेस होना चाहिए, बोलना चाहिए, बिकॉज एक भी वजन चेंज किया तो मीनिंग चेंज हो जाए। इसीलिए आप चरित्र के साथ यात्रा करते हैं ना। तो वो आप भीष्म पितामह क्या था, एक यात्रा थी उस चरित्र यात्रा, मेरे लिए यात्रा। आपका मैंने एक सीरीज देखा था विश्वामित्र, उसी वक्त था भीष्म, और वो ऐसा था, अच्छा वो ऐसा नियंत्रित कंट्रोल्ड था वो। आप भीष्म पितामह तो बिखर भी जाते हैं ना, क्योंकि उसका ग्राफ, उसका लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर थी, और उसमें तो वो अब विश्वामित्र में जो आपका जो वशिष्ठ से लड़ना जो से चला जो है ब्रह्मास्त्र, इतना नियंत्रित, और उसके बाद धीरे ओहो, वो मतलब आज भी मुझे कहे ना कि बैठ, तो मैं बैठ को देख सकता हूँ 8 घंटा। आई मस्ट टेल यू, कन्फेस यू, मेरे को तुम शायद 10वें 12वें आदमी मिले हो जो कमेंट में, सर आपका विश्वामित्र तो इससे भी अच्छा था। तो मैंने कहा, मेरे को पूरी कैसेट पड़ी हुई है, मैंने आज तक नहीं देखी उसको, क्योंकि मैं कर गया हूँ। यहाँ मैं 2 दिन महाभारत चेन्नई में फ्लाइट पकड़ के जाता था, दासरी नरेंद्र डायरेक्ट करते थे, रात को वापस आता था, सुबह डबिंग करता था, वापस जाता था, ऐसी बनी है दोनों एक साथ में। और तो अभी तुम मुझे देखनी पड़ेगी अभी। कई लोग मुझे बोलते सर विश्वामित्र में, मैंने कहा यार किया तो था, मुझे याद है यार, बैठ जाता था, मेनका डांस कर रही है, मैं अपने उसमें हूँ, फिर वो जाके इंद्र से लड़ता है, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं इंद्र, ये था वशिष्ठ मुनि की जाके और जिस तरह से आपने अपने वॉइस को मॉड्यूलेट किया भीष्म में, भीष्म पितामह में, कि जो यंगर से जब ओल्डर गए हैं और जब जो शुरू हुआ है आपका, ओहो, थैंक्स फॉर प्रेजिंग वो मैं तो एज एन एक्टर एनालाइज करता हूँ, एज एन एक्टर, तो मैं देखा कि वो जो वॉइस भी बिखर रहा है, विवश हूँ पुत्री, विवश, विवश। इसके बारे में वही दिन था। करे।
और मैं एक चीज वो जो करना वो बॉडी अरे लैंग्वेज, बाप रे, और उसके बाद आप हिल भी गए, बॉडी लैंग्वेज, यस, हिल भी, मतलब वो हो नहीं सकता हो बिना गया। अध्यात्म के। मेरा हो गया, अंदर से हो गया। पर एक फिजिकल बात बताऊं, इस सीरियल को लेकर महाभारत शुरू हुई 3 महीने के अंदर अंदर सिब्बल महाराज होते थे हमारे वहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर, सेट पे आके बोले कल से डबिंग नहीं होएगी। क्यों? नहीं बहुत टाइम जाता है। वो चोपड़ा साहब ने कहा कि डबिंग कल नहीं होएगी। अब मैं उस जमाने में 15 फिल्मों का हीरो था, मतलब मैं वन ऑफ द स्ट्रगलर नहीं था। चोपड़ा साहब के पास गया, मैंने कहा सर, पापा जी मुझे 20 साल से लेकर 160 साल तक का रोल करना, तो सर उसमें आप सुना है कि डबिंग नहीं करने दे रहे। मैं सर ओनली वॉइस से खेल सकता हूँ, आंखों से खेल। किसने कहा है? मैंने कहा वो बोल के सब, और तेरी फिल्म है तू कर, डबिंग किसने मना की थी? फिर से रिज्यूम और डबिंग करना एब्सोल्युटली। वो बोल रहा है भीम, ओए अर्जुन ऊपर आ जा, ये सूत पुत्र है, सूत पुत्र। अब मैंने रवि को कहा, मैंने रवि जी डबिंग करवा लो इसकी। की करा यार, मैं इनको कहता हूँ डबिंग कर, तो प्रवीण बोलता है करा लो, मैं नहीं कराना फिर। तो यू आर राइट कि उस जमाने में ये बातें भी हुई थी कि वॉइस के ऊपर मैंने प्ले किया, मतलब मैंने एक भी डायलॉग फेंका नहीं है। मैं कई बार स्ट्रगलर को बोलता हूँ डायलॉग की कदर करो। नहीं, मैं इस पॉइंट वो बात तो बोल रहा, मैंने कदर की होगी शायद। नहीं, कदर नहीं, मैं दूसरी चीज, मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आपके जो ये परफॉर्मेंसेज हैं और ये माइलस्टोन है, ये आसान नहीं है, ये सब एक्टर के बस की बात नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो, जो ग्राफ है, जो माउंटिंग है कैरेक्टर का, और जो जर्नी है, जिस तरह से वो बढ़ता चला गया है, मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे, क्योंकि मैंने अपनी किताब में भी ये बात मेंशन की है कि क्या आपको जब ये कर रहे थे रोल्स, चाहे भीष्म पितामह, चाहे विश्वामित्र, चाहे और भी कैरेक्टर, जब ये आप कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिसके कारण ये करते चला जा रहा हूं मैं? आई थिंक डेफिनेटली होगा, इट हैज टू बी देयर, ऊपर से आया होगा। मैं एक ही शब्द बोलूंगा जिसको बोलते हैं हम, सुर। मुझे सुर मिल गया था। फर्स्ट 3rd एपिसोड तक मेरे को याद है, फिल्म सिटी का एक आदमी आया था मेरे पास वो लेने को। उसने लिख दिया था कि देवव्रत से मुकेश खन्ना नाम के एक्टर अभी भीष्म पितामह बनने वाले हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे देवव्रत से ये बड़ा, इनको भी एक और एक्टर करो। उनको मेरा फर्स्ट 2 एपिसोड में ठीक नहीं लगा था, और तीसरे एपिसोड या डेट में मैंने प्रतिज्ञा ली, जो भीष्म प्रतिज्ञा, उसके बाद में 2 हफ्ते के अंदर वो आदमी उनकी तरफ से मायापुरी था शायद, वापस आए, सर आपका इंटरव्यू लेना। क्यों लेना है? हमारे तो आदमी ने कह दिया कि इसको निकालो, जिसको निकालो। सर वो गॉसिप कॉलम वाले, हम लोग सर रियल। तो मेरा ग्राफ जो उठा ना भीष्म प्रतिज्ञा से लेकर, तो उसमें एक सुर मिला। और डॉक्टर राही साहब से मेरी अक्सर एवरी संडे, क्योंकि पूरा देश देखता था, अमा तुमने अच्छा किया। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आपने अच्छा लिखा। अरे तुमने अमा अच्छा किया। मैंने कहा नहीं आप अच्छा लिखते। बोला तुम अच्छा करते हो, 30% नहीं मिलता हमें तुम्हें, तुमने हमको अधिक दिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ ये राइटर लिखता है, एक्टर कभी कभी 30% भी वापस नहीं, उसका इमेजिनेशन 100% होता है, देने वाला आदमी फेंक देता है। मेरे को थोड़ा सा अंदर से लगा कि यार मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। और फिर फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू होते थे, आज आपने अच्छा किया, बिकॉज उस ज़माने में पूरा देश। तो शायद सुर मिला मेरे को। सुर के अलावा क्या हुआ कि मैंने महाभारत बचपन से पढ़ी है, शायद तुमने भी नहीं पढ़ी होगी। मैं चैलेंज से बोलता हूँ, वी आर चोपड़ा को मैंने, चोपड़ा साहब को गीता प्रेस गोरखपुर मैंने पेश किया कि सर ये पढ़िए आप। डॉक्टर साहब को मैंने बुक दी। तो आई थिंक दैट हेल्प मी, बट वॉट हेल्प मी मोर, आई रिमेंबर समटाइम हमारे को शूटिंग सुबह होती थी, मैं रात को बाथरूम में लेके जाता था, पढ़ता था सुबह उठ के, और मेरे बातें पढ़ते पढ़ते मेरी अगर आंख में आंसू आ जाते थे उस सीन पे, मैं पकड़ लेता था। और जब शूटिंग शायद रात को 2:30 बजे भी हो, वो सुर मुझे याद होता था कि यहाँ पर मुझे आना, विवश हूँ पुत्री, विवश हूँ, विवश हूँ। और वो नितेश भरद्वाज मेरा मजाक करता, तुम हमेशा 3 बार बोलती हो विवश हूँ पुत्री, विवश हूँ, विवश हूँ। मैंने कहा हाँ निकलता तो मैं बोलता हूँ ना। अब जहाँ पर मैं बाणों के शैया पे लेट गया, द्रोणाचार्य का भी सुना, वो भी 3-3 बार बोलना शुरू कर दिया। मेरे को किसी ने कहा सर आपकी वो कॉपी करें। सो आई थिंक ये सुर था। ये तुम जो बोलते हो ना आध्यात्म में हेल्प करता है, अगर आप सीरियसली ग्रास्प करते हो। तो तुमने ग्रास्प किया तो तुम्हारे अंदर आ गई। मैंने भी शायद वो, मैं औरों की तरह नहीं था सर, रात को 2:30 बजे भी सीनों हम करते थे उतनी शिद्दत के साथ। आई थिंक you need to have, I mean, I would say dedication for the role. फेंको मत उसको।
शायद मैंने नहीं फेंका। विश्वामित्र भी मुझे, अभी तुमने मुझे और जगह दिया, मैं अभी कल परसों जाके देखूंगा। मैं विश्वामित्र मैंने देखी नहीं अभी तक। तो अद्भुत, वो अद्भुत है। अच्छा, मैं तो सिर्फ वही याद रखता हूँ, मैं यहाँ से वहाँ भागता था, वहाँ से भागता था। एयरपोर्ट पे वो बोलते थे सर मैं जाके, मेरे पास टिकट भी नहीं बल्कि होती थी। विश्वामित्र की आंखों में ज्यादा पावर था Yeah. भीष्म पितामह से। रियली। पर मैंने इतना भी मैं कन्फेस करूं कि मैंने थक के रोल किया हो। कैन यू इमेजिन, महाभारत चल रही हो, बीच में दासरी नारायण राव मुझे बुलाता है, सीरॉक होटल में बैठा है ऐसे करके, बड़ा डायरेक्टर है वहाँ का, मुकेश आई वांट टू डू विश्वामित्र। मैंने कहा करूं, बट यू नो यू हैव टू गिव मी 18 hours a day. You know why? Because राजीव गांधी इज मेकिंग विथ कौन है द्रोणा, अपना जो सीएम बने थे, जो वहाँ के जो दासरी, अपना वो जो वहाँ के जो आंध्र प्रदेश के सीएम एनटीआर, और वो लड़की का रोल भी वो विश्वामित्र बनाने जा रहे हैं। मेरे को राजीव गांधी की तरफ से आया है, बनाया है कि मेक्स फटाफट समथिंग टू ब्रेक दैट। तो ये राजीव गांधी की तरफ से आया, वो उसको डेस्परेट था। मैंने कहा सर एक शर्त पे करूँगा मैं, जब भी मुझे महाभारत वाले बुलाएंगे आपको छोड़ना पड़ेगा। आई लाइक योर डेडिकेशन, लॉयल्टी। आई हैव 35 असिस्टेंट्स, दे ऑल हैव बिकम बिग, आई विल लीव यू व्हेनेवर दे कॉल मी। तो सर मैं जब वहाँ पर विश्वामित्र कर रहा हूँ, रात को थका हुआ बैठा हूँ, वो गाना चल रहा है, मेनका डांस कर रही है दाढ़ी वाड़ी लगा कर, वहाँ सब डेडिकेटेड आदमी होते हैं जो साउथ वाले होते हैं। कर तो रहा हूँ, फ़ोन आता था, मुकेश डबिंग करनी है। मैं अच्छा आता हूँ तेरे को। फिर मैं बोला दासरी जी सर आई हैव टू गो। ओके ओके। आई यूज्ड टू फ्लाई बैक करके सुबह वापिस। तो मुझे एयरपोर्ट बोलते हैं सर आप कल तो गए थे यहाँ से। मैंने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। तो बोला सर ओके वेट कीजिए। मुझे खड़ा करते थे, मैं खड़ा हूँ, कुछ नहीं मेरे पास, मेरी प्रेजेंस शायद प्रेशर थी। करते करते सर एक काम करिए, कम दस अंदर लेके गया, बेल्ट से आगे जाके चिल्ड्रन का बोर्डिंग पास बनाया, मेरे को अंदर छोड़कर। सर ऐसे में मैंने किया, और अगर अच्छा कर गया तो आई मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड कि भाई बहुत डिफिकल्टली मैंने, कैन यू इमेजिन, एक तरफ भीष्म बन जाओ, एक तरफ विश्वामित्र, भीष्म कर गए, और दोनों मालिक की दया से बन गए। चलो अभी मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करते हैं। तो ये आपने, सो दिस वाज योर ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेज टू टीवी। मैंने सुना कम किया टीवी हमने चंद्रकांता के बाद हमने आहट के 2-4 स्टोरीज किए थे। अदरवाइज 2008 में हमने रामायण की। अच्छा, आनंद सागर जी चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे पापा जी के साथ, जो ओरिजिनल रामायण जो बनी थी। क्या रोल किया उसमें आपने? उसमें रावण किया था मैंने। अच्छा, आपने रावण किया था? एनडीटीवी इमेजिन के लिए 2008 में बाद में बनाई, उन्होंने ही बनाई थी। हाँ, गुरमीत चौधरी, देवीना, उसमें राम और सीता थे। तो वो हमने रावण का रोल किया, और वो कंडीशन था कि मैंने कहा, मैंने पहले मना कर दिया था। मैंने कहा अरविंद त्रिवेदी जी ने जो मन मस्तिष्क पे अंकित कर दिया, आपको हमेशा ये यार कंपेयर होगा। मैंने कहा जो अंकित कर दिया है जनमानस के मन मस्तिष्क पे, वो नहीं इरेज कर सकते, नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर लूं। आपने एक सोचा? मैंने ये कह दिया, मैंने कहा, चैनल से फोन आया कि सर हम चाहते हैं आप करें। फिर मीटिंग हुई, और मेरी मीटिंग 4 घंटे की चली। और आनंद सागर जी को हमने पूरा शिव तांडव सुनाया, मैंने पूरा, वो तो दिन भन हो गए कि ये लड़का तो मतलब पूरा याद है तुम्हें? हाँ, ये तो तैयार। यस। एक सुनाओगे पब्लिक को थोड़ा सा 4 लाइनें, मैं खुद करना चाहता हूँ। आई हैव सीन अरविंद त्रिवेदी, मैंने कहा एक दिन मैं करूंगा ये, पर अभी तक मुझे याद नहीं है। जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थले गलय वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद डमरमयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 शीतल ललाट पट्ट पाओ के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। मुझे यही तक आता सिर्फ धराधरेंद्र नंदिनी धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुर त्रिगंत संतति प्रमोदमान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी दुर्गापति काची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जड़ा भुजंग पेंगर स्फुरमणि प्रभा कदम कुंकुम द्रौपदी मुखे मदांध सुंदर स्पुत्र गुप्तरिये मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विवर्त भूत भक्तरी ललाट चतुर झंझा स्वलिंगवा निमित्त पंच सायकम नमं त्रिलिंप नायकम सुधा मयुख ले गया विराजमान शेखरम महकपाली संपदे सरि
जटाल मस्तुना सहस्रोचन पवित्र शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदु सराम गणे बुआ भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूट का श्रेय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर कराल भाल पट्टिका धगत 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 धंजा आहुति कृत प्रचंड पंच साय के धरा धरन नंदिनी कुचाग्र चित्त पत्र प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निर्धुरा स्फुरत कुहुनि तवा प्रबंध बंध कंदरा निलिंप निर्झरी धरस्नो तु कृतु सुंदरा कला निधान बंधुरा श्रम जगत धुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिन प्रभा विडम विकंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रसा प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भावांतकम मखांतकम वेदांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे यत् भृत काल भाल हव्य बाट धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवृत्ता प्रचंड तांडवा शिव दृश्य दी चित्रल पिरो भुजंग मौक्ति कैस्य जार दृष्ट रत लोष्टियो सुरदु पक्ष पक्षियो तृणा रविंद्र चक्षुषो प्रजा महिम महेंद्रो संप्रवृत्त का कदा सदा शिवम भजाम्य निलिंपनाथ नागरी कदम मौलि मल्लिका निगुंफ निर्भर क्षण मधुश्रीका मनोहर तनोतु नो मनोविनम विनोद निमार निचम परिश्रय परम पदम तदम निष्ठाम च प्रचंड वाडवान प्रभा सुप्रचारिणी महा अष्ट सिद्धि कामनी जना बहुत जल्पनी विमुक्त वाम लोचना विवाहारिक ध्वनि श्वेति मंत्र भूषणम जगत जाय जायताम इमं हि नित्यमो मुक्तम उत्तमम स्नुम भ्रुवंडरो विशुद्धिमेति संतनम हरे गुरो शुभक्ति मातु व्याति गतिम विमूलम हे देहिनाम सुसंकरश्च चिंतनम हे देहिनाम सुसंकरश्च चिंतनम पूजावसान समय दशवक्रगीतम यह शंभुमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रदाति शंभुः नमः शिवाय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तालियां मारो भाई, तालियां मारो। आप इसको कहते हैं परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं याददाश्त, इसको कहते हैं डेडिकेशन। ये सब है डेफिनेटली आपके ऊपर कृपा है। ऊपर आपने, मैं इतना भी कह दूं आपको, आपने मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स दिया कि विश्वामित्र में जो मैंने किया कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बोलूं सर, आपने अरविंद त्रिवेदी जी से अच्छा किया। अरे सर मैंने उनको सुना था, पर उनका थोड़ा गुजरातीपन होता, थोड़ा सा, बिकॉज गुजराती के एक्टर थे वो, जटा कटा हंस। और मेरे को मेरे फादर से सीखा मैंने थोड़ा, वो उस जमाने में खुद गाते थे। तो मैंने कहा ये क्या है, जटा कटा खसा भ्रमम भ्रमण नलिम। तो मैंने कहा ये अच्छा है, वो जगत दगत दगज वला विदा टपट टपा वके किशोर। मुझे उतना ही याद रहा, उतना प्रैक्टिस किया, आज तक नहीं किया, पर मैं करना चाहता हूँ। अभी तुम्हारे साथ सुन को तो मेरे को और भी प्रेरणा जागी। क्या है, मस्त। ब्रह्मांड की जो भाषा है ये संस्कृत है, संस्कृत है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। और मनुष्य का जीवन, मनुष्य और ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है। मनुष्य कहते हैं yes, तुम ही ब्रह्मांड हो। यथा ब्रह्मांडी तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, वो यहाँ पर ब्रह्मांड का मिनिएचर है। करेक्ट। तो उसकी जो ज्यामिति है, इसकी जो ज्यामिति है, दोनों को लयबद्ध करना है, दोनों का सामंजस्य, जो हम तारतम्य, जो रिदम जो है, जो मिला देना है, वही जीवन है। और जो हम आई अहम में हमने उसको हम समझते हैं कि हम ये बॉडी है, नहीं खत्म कर दिया है मनस तत्व को, महत तत्व को, अहम तो सारे तत्वों को हमने दूषित कर दिया। प्रत्येक इस सृष्टि में, प्रत्येक जितनी चीजें, हम हैं, आप हैं, एक कप है, पुस्तक है, मोबाइल है, एक कैमरा है, लाइट, हर चीज अक्षर से बना हुआ है। अक्षर से, हर चीज अक्षर से। पूरे ब्रह्मांड में संस्कृत के अनंत अक्षर। ओम इज द मदर ऑफ द वर्ड्स, जो निकला पूरा नाद है पूरा। ओ ऊ और म, ये जो ओ ऊ म जो है, ये अनाहत है। अनाहत है, ये बिना आहत के उत्पन्न हुए हैं, ये स्वयंभू है। बाकी जितने व्यंजन हैं वो सब आहत हैं। आहत, ये अनाहत है। ये तो आहत में ही सारे वाद्य यंत्र भी आते हैं। भारतीय संगीत के, दुनिया की कोई भी संगीत के जितने वाद्य यंत्र हैं, वो ढोलक हो आहत ही है, मार रहे हैं आप, हारमोनियम हो हवा भर रहे हैं, वो
स्ट्रिंग बज रहा है, आप गिटार बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं, बांसुरी बना रहे हैं, सबकी ध्वनियां जो हैं वो आहत हैं। आहत है। सिर्फ अ उ म, ये काल पदार्थ है। अच्छा, इसमें कोई चीज लगी नहीं हमारे ना शरीर ना में। ना ना ना, अब ओम कैसे है? हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ अ से अपने मुंह को बंद करता गया, ऊ आ गया, और पूरा बंद किया तो म आ गया। माँ भी आ गया, वाइब्रेशन पूरी आ गई उसमें। आपका, आप कबर को कंठ से, चबर को तालु से, तबर को मूर्धा से, पबर को होठ से आप करते जाते हैं। आप य र ल व, हाँ मतलब अंतस से तालब्य श, जब जीभ तालु में से तालब्य श, मूर्धा से मूर्धन्य स, दंत स, दांत से, ये हमारे जब जीभ जाके, वॉइस ऑर्गन्स को आप यूज करते हो। जब जाके, तो ये सारे के सारे आहत हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ स्वर जो है अ, और उसके बाद उ, और उसके बाद म, मतलब ओम, इसमें कोई ना यूज नहीं हुआ, ना कुछ ना जमीन, नहीं। ना जबान, ना होठ, ना यही कुछ कमाल है। नहीं। ओके। तो जब आप जाते हैं यहां से कि ये फ्री पैसेज है, इसके बीच में कोई अब ना ये, तोड़ती है जबान, ना दांत कुछ बीच में आता है। तेरा मतलब कहने का यही है। अब ये उच्चारण जो है, हाँ। ये ओम का सही उच्चारण है। ये मतलब मैं आपको बताऊं, मैं 15 मिनट करता हूँ रोज। तो मुझे बताओ तुम एग्जैक्टली, अभी मैं बोलता हूँ, अगर तुम बताओ ये सही है कि नहीं। सही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मैं कर रहा हूँ, बहुत एकदम झंझनाते हुए आ रहा मैं है, करता हूँ पिछले झंझनाते हुए आ रहा है, रोज 15 मिनट मैंने डाला झंझनाते हुए आ रहा है। और एक ओम नमः शिवाय भी ऐड कर दिया मैंने। जितनी संस्कृत के अक्षरें हैं जो निष्क्रिय थी ब्रह्मांड में, सृष्टि ब्रह्मांड बनने के पहले, ये अ उ म जो है, ओम जो है, ये काल पदार्थ है। समय, महाभारत में कहते हैं मैं समय हूं, मैं समय तो काल का पदार्थ है, ये वो तत्व है। इसने, इसी ओम ने सबको सक्रिय किया, एक्टिवेट किया, सबको एक्टिवेट करता गया। और वहीं पे प्रकृति अपना सतो, रजो और तमो तीनों गुण को लेकर ये थी। तो आज हर अणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। 3 चीजें हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम से इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर अणु में, हर एटम में है। हाँ। यही सतो, रजो और तमो गुण है। अच्छा, सत्य जब यही है। यही है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल करता है, सत्वगुण है। इलेक्ट्रॉन जो है रजोगुण है, और प्रोटॉन जो है तमोगुण है। रजोगुण, तमोगुण। तो ये हर, चूंकि हर जगह एटम है, ये तो हमारे सब जगह पर है। और ये तो हमारी ये, जो एनर्जी, जो मॉड्यूला ऑब्लिगेटा बोलते हैं हम इसको, मेडुला ऑब्लिगेटा, हम इसमें समाधि को मैंने पहली बार समझा है कि ये लोग 18 घंटा बैठ जाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती बोलता पेड़ के नीचे 18 घंटे कैसे करते थे। अब मुझे समझ में आया है कि ये धीरे 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 अपनी सारी की सारी क्रिया, जो आंख, कान, नाक, मुंह, बोलते देखो शरीर और आत्मा के बीच की जो कॉर्ड है वो ब्रीदिंग है। और अगर उस कॉर्ड को बंद कर दिया जाए तो वो कॉर्ड, तो वो सोल, आदमी सोल बन जाता है। उस टाइम पे वो सोल में रहता है। तो बोलता ये जो आप करो ना रोज, तो आपको धीरे धीरे वो जो आपकी जो प्राण शक्ति है, जो आपकी ब्रीदिंग चलाती है, कान चलाता है, नाक चलाता है, चलना चलाता है, वो हमारी प्राण शक्ति है, जिसको हम लाइफ फोर्स बोलते हैं। वो लाइफ फोर्स जिंदगी भर खर्च होता रहता है, काम करने में, खाने में, देखने में, टीवी में, वो देखा, ये देखा। जिस दिन आप अगर बैठ गए 15 में और आपने कोई ऐसा मसल भी नहीं हिलाओ, तो धीरे 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 प्राण शक्ति को मालूम पड़ता है कि मेरे को अभी कुछ काम नहीं करना है। तो हार्ट रेट भी योगियों का तो 1 मिनट में 1 बार वो लोग अपनी हार्ट रेट रोक देते हैं, डीके प्रोसेस रुक जाता है, और अल्टीमेटली वो बोलते हैं कि वो प्राण शक्ति आत्मा सोल में मिलती है और अपनी करेक्ट आइडेंटिटी पहचानती है। मैं कहाँ भटक गया हूँ, मैं थोड़ी कोई ये मॉर्टल आदमी जो मर जाऊंगा, मैं तो इमॉर्टल हूँ। तो जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म,
क्रिकल, देवदत्त, धनंजय और सूत्रात्मा वायु, ओ, वो 11 हैं। और इनकी उत्पत्ति भी जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी तभी हो गई थी। तो हमारा जो प्राण वायु है, जो अपान है, अपान है, जो ब्यान है, जो उदान है और जो समान है, जो पूरे रगों में ये दौड़ रहा है। उसके बाद जो नाग है, जो कुर्म है, जो क्रिकल है, जो धनंजय है और जो देवदत्त है और जो सूत्रात्मा वायु है। अब ये सब अलग अलग काम है इनका। पलक झपकना, छींक आना, खुजली होना। तो ये जो अलग अलग चूंकि 31 जोड़ी जो है, 12 जोड़ी लेफ्ट हेमिस्फीयर और 12 जोड़ी राइट हेमिस्फीयर का माइंड का ये नसें निकली हुई हैं। आना से निकली और इधर 31 जोड़ी, इधर 31 जोड़ी रीढ़ की। 10 है एक्चुअली, उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। हाँ, तो ये आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में। और सा- यहाँ पर 33 सारी जोड़ियां हैं जो संवे- सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सारी संवेदनाओं को ये भेजते हैं। या। तो ये सारे कार्य करते हैं। तो जो प्राण शक्ति की जो बात हो रही है ना, तो जो प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश के बाद जो प्राणमय कोश है, जो मनोमय कोश है, जो ज्ञानमय कोश है, जो आनंदमय कोश है, तो ये 4 और अन्नमय कोश 5। तो ये 5 जो ये कोश जो हैं, जहाँ प्राण रहता है, जहाँ मन रहता है और जहाँ ज्ञान रहता है, कारण शरीर, कॉजल बॉडी। कॉजल, इसके ऊपर Causal, कॉजल हाँ। तो बहुत ऊपर है, बीच में तो एस्ट्रल भी तो आता है। एस्ट्रल आएगा, तो एस्ट्रल नहीं, एस्ट्रल के बाद एथ्रिक आएगा, एस्ट्रल के बाद एथ्रिक और एथ्रिक के बाद कॉजल कॉजल बाद में आता हाँ। है। यस, और कॉजल के बाद फिर सच्चिदानंद, भगवान, फिर तो भगवान की तो बात है। ब्रह्म लोक चला जाएगा। तो आप क्या बोलना चाहते हैं तो कि ये जो भू भुआ स्व महर जन तप और सत्यम, ये जो 7 हैं, भू भव, अच्छा, ओके, ये जो 7 हैं, ब्याहती छंद बोलते हैं इसको। ओ, ब्याहती छंद जो है, उसी तरह जो 8 जो छंद है, जिसमें से गायत्री छंद है, उष्णिक छंद है, क्या नाम है, अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, महती है, जगती है, प्राप्ति है, और फिर इसके 8 प्रकार हैं। तो जैसे गायत्री मंत्र का भी जो है ना, तो उसमें गायत्री मंत्र में चूंकि गायत्री छंद है, मंत्र गायत्री नहीं है, छंद है, छंद गायत्री है, मंत्र तो सविता मंत्र है, उसके देवता सविता है। ओके, और गायत्री छंद शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से। अच्छा, ओम भूर्भुवः, उसके पहले ओम भूर्भुवः भू भुआ स्वा, वो जो ओम जो है औ उ म वो काल पदार्थ है। ओके, भू भुआ स्वा जो है ब्राह्ती छंद है, ओके, ब्राह्ती छंद है। और उसके बाद गायत्री छंद शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम, जो कहते हैं ना 24 अक्षरी मंत्र, अच्छा, 24 अक्षरी तो वो मंत्र। तत् से शुरू होता है, अच्छा, प्रचोदयात् तक। तो एक्चुअल मंत्र वही है, तत्सवितुर्वरेण्यम। एक्चुअल मंत्र ये है, यहाँ पे ये डाला गया है, ये मंत्र है। और फिर भर्गो देवस्य, तो ये सबकी उत्पत्ति जो है वहीं से है। ये ऐसे नहीं कि वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं अभी, वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ गायत्री मंत्र ही ऐसे जिसके ये से इतने वाइब्रेशन एक साथ निकलते हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि सबकी उत्पत्ति जो है, ब्राह्ती छंद हो, गायत्री छंद हो, या जितने छंद हैं, या जितने ये प्राणवायु से लेके और सूत्रात्मा वायु तक, ये जितने हैं, इस सबकी उत्पत्ति उसी समय हुई जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की हुई, जब सतो रजो और तमो जब प्रकृति के साथ आया, और जब औ उ म ने पूरा एक्टिवेट किया सारे अक्षरों नाद को, पूरा फैल गया ओम का, पूरा ओम का नाद। और प्राण से, आई थिंक विवेकानंद जी की मैंने किताब पढ़ी थी, एक राजयोगा शायद, उसमें ये कहा था कि एक ज़माने में सिर्फ एक नाद ओम होता था और एक प्राण होता था, और वो ओम और प्राण के कॉम्बिनेशन से कभी पत्थर बना, कभी पेड़ बना, कभी उसका इस प्रोपोर्शन में मिलना, इसका वो प्रोपोर्शन बोलना। उस ज़माने में कुछ नहीं था, सिर्फ एक ओम, ब्रह्मांड में नाद फैल रहा था। कमाल की बात है। क्योंकि पर ब्रह्म जब अकेला महसूस कर रहे थे ना, हाँ, तो पर ब्रह्म ने एक संकल्प किया, हाँ, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। एक से बहुत हो जाऊं। और उन्होंने सबसे पहले नाद की ही उत्पत्ति की। या
तो नाद ही गूंजायमान हुआ और नाद से ही सब धीरे धीरे सारा एक्टिवेशन हुआ और ब्रह्मांड की रचना शुरू। तो आज भी मानते हो कि हमारे इर्द गिर्द अभी भी ओम है, वो सब जगह गूंजायमान ओम है। इसीलिए जब हम करते हैं तो हम उनके साथ रेजोनेट करते हैं, अब अच्छी वेद तरह से ओम। वेद क्या है? वेद का जो स्वर है, वेद पारायणी जो होते हैं, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। तो ये जो वेद का जो गायन है, जो लय है, यही ब्रह्मांड का लय है। ये वेद का पूरा मंत्र नित्य निरंतर गुंजायमान है वहां पे, इसी स्वर में गुरुकुल में जो वेद के विद्यार्थी होते हैं, जो वेद पारायणी होते हैं, उस स्वर जो गाते हैं वो डायरेक्ट वहां से तारतम्य होता है। ब्रह्मांड ऐसे नहीं बचा हुआ है, ऐसा नहीं बचा। कहते हैं आप जो बोलते हो वो सब ऊपर जाता है, बिल्कुल जा रहा है, खत्म नहीं होता, वो जाके ऊपर सब और सब बाउंस बैक होगा, मटेरियलाइज होके। ये बात मैंने सुनी। आपने गाली दिया, गाली बाउंस बैक होगा, मटेरियलाइज होके, और आपको ये वर्ड्स कभी खत्म नहीं होते ना, कभी नहीं। क्या बात, शब्द ही ब्रह्म है। ज्ञानी हो तुम, शब्द ही ब्रह्म। मेरा शब्द पहला कविता नहीं, तूने कहा ज्ञानी हो तुम, मैं तुम्हें सिर्फ क्रूर सिंह समझ रहा था, बट तुमको ज्ञानी क्रूर सिंह निकले। तो आफ्टर सो मेनी इयर्स, कितने 35 इयर्स 30 इयर्स के बाद में आज मैंने डिस्कवर किया अखिलेंद्र मिश्र जो है वो सिर्फ कुक्कू कुक्कू नहीं करता है, वो ओम ओम भी करता है। और आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज बिकॉज आई एम मोर इनटू इट राइट नाउ, बट अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैंने एक बार किसी को पूछा, सर संस्कृत सीख सकते हैं? बोला हाँ सर। मैंने कहा ईजी है, इस उम्र में मैं सीख सकता हूँ, मुझे सीखना है, क्योंकि लाखों पांडुलिपियाँ पढ़ी हैं जो अभी तक डिकोड नहीं हुई है। जो जर्मन लोगों ने साला दवाइयाँ बनाई, हमारे यहाँ पर पंडितों का काम है, पड़ी हुई हैं। और मैंने अभी अपनी इस वीडियो में डाला, कल की वीडियो में, जहाँ पर मैंने बात की, मैंने कहा क्या सेक्स एजुकेशन होना चाहिए स्कूल में, उस पर डिस्कस किया मैंने, और क्या गीता पढ़ाई जानी चाहिए। मैंने कहा लॉर्ड मैकॉले ने 1936 में छठी में इंग्लिश डाली थी, नींव डाल दी हमारे पतन की पूरी। आज हम सिर्फ कॉन्वेंट पढ़ते हैं। मैंने कहा इसलिए हमको इस छठी में संस्कृत कंपलसरी अनिवार्य करना चाहिए। मैंने अपने स्कूल में, मुझे याद है, अपनी मूर्खता याद आ रही है, एसएससी में जब 11th को पहुँचते हो या 10th को, तो एक ऑप्शन आता है कि आपको संस्कृत लेना है या कुछ और लेना है। तो सामने भूगोल था, तो मैंने कहा भूगोल करूँगा मैं, संस्कृत मिस करके। आज मैं पछताता हूँ। तो मैंने कहा छठी क्लास में कंपलसरीली बच्चे को गीता पाठ सिखाइए। तो किसी ने कहा सर गीता कैसे समझेंगे बच्चे? मैंने कहा नहीं समझेंगे ना, हम माँ बाप से पूछेंगे, माँ बाप को भी शायद नहीं आएगा, दोस्त से पूछेंगे, यार बेटा पूछता अर्जुन कौन था। मैंने कहा ये सब चीज़ जब बच्चा 11वीं पहुँचेगा तो उसके पास क्या, वो जैसे आप गुरुकुल तो आप जानते हैं इसका मतलब। मैं गुरुकुल, मेरी प्राथमिक शिक्षा गुरुकुल में ही हुई आपकी, क्या बात है। मैं तो अभी रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरे को किसी ने पूछा सर आपको तो देश का मैं 5 साल आश्रम में रहा हो, तो मैंने पता क्या बोला सर आपको तो एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए। सर मेरे को किसी ने सवाल पूछा रैपिड फायर में, सर अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो क्या करोगे आप? मैंने कहा मैं गुरुकुल शुरू करूंगा, ये सब सिस्टम को चेंज कर दो, गो बैक टू गुरुकुल। 13 साल का बच्चा भी स्वावलंबी बन जाता है। उसको आज एक ग्रेजुएट को बोलो ये बल्ब चेंज कर दो, मम्मी इलेक्ट्रिशियन को बुला दो, उसको नहीं आता। और जो गुरुकुल का लड़का 13 साल में, क्योंकि मेरा योगा टीचर भी गुरुकुल कर चुका है, उमेश भरद्वाज जी, उन्होंने मुझे कहा सर 13 साल में वो लड़के को बुनाई करना भी आता है, कारपेंटरी भी आता है, उसको ये भी आता है, क्योंकि वो स्किल जो आज मोदी जी बोलते हैं स्किल वो हमारे गुरुकुल में है। तो साहब जाओ ना पीछे। मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैंने कहा मैं 9 लाख गुरुकुल को में से 7 लाख जला दिए थे उन्होंने, अंग्रेजों। मैंने कहा आज आप उसको लाइए साहब और सिखाइए आज के बच्चों को। नहीं, मैं तो एक चीज और बोलूंगा कि अगर आप गुरुकुल तो आप शुरू करेंगे और उसका प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। आप सिर्फ एजुकेशन जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली जो एजुकेशन सिस्टम जो है अभी, उसमें आप संस्कृत और संस्कृत का उच्चारण, ये एक विषय, और उसके साथ एक विषय यज्ञ भी बहुत जरूरी चीज। यज्ञ क्या है ये अगर हमारे बच्चे और हमारे लोग समझ जाए, हमारी समाज समझ जाए, तो इस सृष्टि पे पर्यावरण का खतरा नहीं होगा। जो चीज निकलती है आहुति में से, एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है,
बच्चा 9 महीने झिल्ली में होता है। वो झिल्ली माँ की जितने जो टॉक्सिन होते हैं उस टॉक्सिन से बचा के रखता है वो झिल्ली। अच्छा, टॉक्सिन से बचा। हाँ, नहीं तो बच्चा तो मर जाए, कब का सड़ गल जाए। मनुष्य में इतना ना जहर है, खाना पीना सांस लेने अन्न बंड, उसकी तो नाभि जो जुड़ा हुआ है माँ के साथ उससे श्वास ले रहा है वो, उससे श्वास ले रहा है और झिल्ली के भीतर है। उसी तरह ये संपूर्ण पृथ्वी जो है एक झिल्ली के भीतर है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर वही है। और ओजोन लेयर की रक्षा हम सिर्फ यज्ञ से कर सकते हैं, ये वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो आज हम खत्म करते जा रहे हैं, कार्बन गैसेस, पूरा ओजोन फटने लगा, छेद होने लगे हैं। शक्तिमान में हमने एक एपिसोड में यूज किया था कि अच्छे की वजह के उसको बचाता है ओजोन लेयर को। आज वही बोल रहा हूं ना कि आज हर आदमी पृथ्वी, वायु और जल के पॉल्यूशन की बात कर रहा है, पेड़ कटने पहाड़ टूटने की बात कर रहा है, आकाश के पॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा है, ओजोन लेयर फट रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा है, पूरा वर्ल्ड मनस तत्व की बात ही नहीं कर रहा है, महत तत्व की बात ही नहीं कर रहा है। ये सारे तत्व जो आकाशीय ब्रह्मांडीय जिससे उत्पत्ति हुई है उस सारे के सारे पॉल्यूटेड हो रहे हैं। उससे ये बड़े बड़े सुनामी और भूकंप और आपकी बात कैसे अमल में लाई जा सकती कि लोग तो जाने जिनको भी टाइम ही नहीं है, वो तो बोलते हैं हमको गूगल भक्त नहीं, ये वो। आप जो बोल रहे हो अच्छी बात है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप संस्कृत डालिए तो वो शायद पढ़ना शुरू करेगा, नॉलेज। व्हाट इज योर ओपिनियन कि किस तरह से ये सब चीजें जानेंगे लोग? ये चीज जानेंगे जब हम इसको इंक्लूड करेंगे, सिलेबस में इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, बच्चा एजुकेशन सिस्टम में हम नहीं कर सकते, हम शिक्षा प्रणाली में करना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, यज्ञ को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। प्रत्येक मोहल्ले में कंपलसरी, प्रत्येक गांव में, पहले जमाने में तो गांव में भी विष्णु महायज्ञ होता था, शिव महायज्ञ होता था, और 1.25 महीने 1.5 महीने 3-3 महीने का यज्ञ चलता था, पांडाल बनाया जाता था, साधु संत आते थे। पहले जमाने में रामायण काल में अगर त्रेता युग में देखें आप तो यज्ञ की भूमि होती थी, क्षेत्र होता था। जब स्वयंवर हो रहा था, सीता स्वयंवर जब मिथिला में, तो जब विश्वामित्र जी जब पहुंचे थे राम और लखन को लेके, तो सबसे पहले तो महल में थोड़ी पहुंचे थे, वो तो यज्ञ क्षेत्र में पहुंचे थे जहां यज्ञ ही यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े संत बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, ऋषि मुनि यज्ञ चल रहा है, वहां पहुंचे। और वहां से समाचार जब मिला राजा जनक को, तब वो सम्मान और स्वागत के लिए आए। तो यज्ञ से आपको मतलब जो निकलती है सामग्री से जो निकलती है वो हवा पोल्यूशन को हटाती है। पूरा हवा, आज अगर यहाँ हवन हो जाए तो यहाँ जितना टॉक्सिन और जितना पॉल्यूशन होगा और भी तरह के जो भी निगेटिव मर जाएंगे, सब खत्म। हमारा मॉडर्न सिस्टम क्या है इसको खत्म करने का? मालूम? पेस्ट कंट्रोल तो और भारी तो बोल रहा वो करते हैं हम लोग, यज्ञ नहीं करते। आप चोपड़ा साहब का मेरे को एक अच्छा सिस्टम था, हर संडे को अपने बंगले में यज्ञ करने बैठते थे, परिवार जिसको आना है, बिल्कुल हर संडे। आई थिंक वो अभी मैं जब पढ़ता हूँ ना कि यज्ञ हो रहा है, वहाँ यज्ञ हो रहा है, ये एक एक्टर की फिल्म की कामयाबी के लिए एक यज्ञ किया जा रहा है, मुझे सब ये चीज़ें में विश्वास नहीं, थोड़ा मुझे ड्रामा लगता है या प्रमोशन लगता है। बट रियली आई एम रॉन्ग इफ आई से कि यज्ञ अच्छी चीज़ नहीं है, यज्ञ करनी चाहिए, बट आजकल का कमर्शियल एलिमेंट हो गया। आपको लगता है कि आज के ज़माने में यज्ञ किए जाते हैं तो वो नहीं? देखिए क्या है कि हर व्यक्ति आज चाहता है अपने परंपराओं से, अपनी संस्कृति से जुड़ना, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को खींच लेता है, मैं आगे नहीं बढ़ूं, वो मेरे लिए क्या सोचेगा, प्रगति लोग क्या कहेंगे। बात समझ रहे हैं? लोग जब आगे बढ़ने लगेंगे ना और करने लगेंगे तो वही लोग जुड़ते चले जाएंगे। जब ये होगा कि हर मोहल्ले में एक यज्ञ होना ही होना चाहिए, एक गांव में, हर गांव में होना ही चाहिए, हर लोग कैसे, मैं तो इसके बारे में बोलता रहता हूँ। तरह से एक मैंने कहा था कि मंगलवार को किसी मंदिर में जाके आप लोग 1 घंटे बैठिए, जो नमाज पढ़ते हैं वो लोग, आप हिंदुओं में एकता नहीं है, आप जाके आधे घंटे को मंदिर में बैठिए, कुछ मत करिए, आरती मत करिए, ओम का जाप कीजिए, एवरी ट्यूसडे 7 to 7:30 बैठने की आदत डालिए, तो आपके हिंदू एक हो जाएंगे। अभी हिंदू बटे हुए हैं, कोई मंदिर जाता है इस मंडे को ट्यूसडे, तो मैंने सोल्यूशन भी दिए हैं इस बारे में, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि मैं उस पर हुई नहीं, आप बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, हुई नहीं कि वो एक हो गए कि नहीं हो गए, वो सब एक हो जाएंगे।
अगर हम इस सृष्टि के बारे में सोचे, पर्यावरण के बारे में सोचे, जीवन के बारे में सोचे, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे, 100%। तो अपने आप सब एक हो जाएंगे। 100% कहने की जरूरत ही नहीं है कोई सर, स्टेटमेंट। लेकिन सर करता नहीं है ना कोई। मैंने जो सोल्यूशन दिया है कि वो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो मेरा टॉपिक भी ये था, मैंने कहा जुम्मे की नमाज है, संडे की मास है, हिंदुओं के पास क्या है? मेरा सवाल ये था कि एक साथ में बात ऑफकोर्स एकता की इसलिए आ रही कि आजकल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिख रहे हैं, पंडित को मारा जाता है, हालांकि दिस इज़ अ पॉइंट विच इज़ अ पॉलिटिकल पॉइंट, लेकिन साहब हमारे हिंदुओं में एकता क्यों नहीं है? और मैंने सजेस्ट किया और मेरे लोगों ने, लाखों लोगों ने मुझे मैसेज हमने करना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, आप साधु को बुलाओ। इमाम बोलता है कि मैंने चांद देख लिया तो नेक्स्ट डे ईद होती है। हमारे पास कोई साधु संत ऐसा है जो टीवी पे आके बोल दे कि हर मंगलवार को जाके आप लोग आधे घंटे का। मैंने कहा देखिए, आप एक ड्रोन शॉट लीजिए ऊपर से, जब नमाज पढ़ते हैं लोग शुक्रवार को, आप एक ड्रोन शॉट लीजिए, आपको पड़ेगा हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक साथ में बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मंगलवार को आप जाइए, इसका फ़ायदा समझाया मैंने आपको मालूम पड़ेगा आपके सोसाइटी में कौन रह रहा है, कोई मिलता नहीं यहाँ पर। जाइए मंदिर में बैठिए, बात कीजिए, अच्छा आप उधर रहते हैं, आप वो रहते हैं, और आप सीधा बैठ के अगर करिए, ड्रोन शॉट लो तो मालूम पड़ेगा 80 करोड़ में से कम 45 करोड़ हिंदू साथ में बैठे, करके दिखाओ, उससे एकता आएगी। जो नहीं है वो तो मैं मंडे जाता हूँ, वो तो मैं थर्सडे, मैं तो साईं बाबा का मंदिर में जाता हूँ, मैं शनिवार। अरे साहब यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, वो बिल्कुल जाए मंडे, ट्यूसडे, शनिवार, जिसको जो लेकिन ये जाना है। तुम जो बोल रहे हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सृष्टि के लिए, पर्यावरण के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, हम क्या दे के जाना चाहते हैं अपनी पीढ़ियों को? आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी कि उजाड़ के गए हैं, बसा के गए हैं? मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जो बात की ओजोन लेयर की, ये किसी ने भी लिखा था कि सर ये जो कार करते हैं ना, कि ये अनइवन कर दीजिए, गाड़ी से पोल्यूशन से हमारा पोल्यूशन हो रहा है। सर ये 2% भी नहीं है सर, ये तो कुछ नहीं भी नहीं है है। तो उसने क्या बताया, ये बड़े बड़े लोग G7 G20 ये इनकी समिट होती है पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर, लाखों रुपए खर्च होते हैं, डिनर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको जो मालूम है कि ओजोन तोड़ने वाले ये डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उनके पास जितने फ्रीजर्स हैं, इनके एयर कंडीशनर हैं, सर बंद कर दो ना, नहीं करेंगे। उनको मालूम है करोड़ों का लॉस है, बात करके जाते हैं। तो आप जो बोलते हैं ना, अगर करें, मैं तो करने वाले कर नहीं रहे हैं, डंडा मारो नहीं तो पकड़ के। कोई आदमी ऐसा आना चाहिए, बातें करते वो पर्यावरण पे बहुत बड़ी अभ्यासी चर्चा, कोई नहीं, और अभ्यासी नहीं, अभ्यासी कोई नहीं। यही सैडनेस है कि हम मानवता के प्रति जागरूक नहीं है। अभी मुझे एक साहब मिले जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर हैं, निशिकांत, और जो मैंने बताया ना पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, विश्व निशाने पे है। उनको बंगला मिलता है, वो दिल्ली में पोस्टेड है, उनका डिपार्टमेंट कुछ है, AICI कुछ ऐसा कुछ है, उनको बंगला मिलता है, वो इस लेवल पे हैं। उन्होंने क्लास 4 का क्वार्टर चुना है रहने के लिए। और तो बंगला, नो बंगला, नो नौकर चाकर, नो AC, नो कूलर, खुद अपने मर्जी से कि मुझे अपने मर्जी से अभ्यासी हैं सर, पर्यावरण को के लिए काम ऐसे लोग काम कर 20 साल से। और उनके साथ विश्व के, मैं उस वेबिनार में जुड़ा था, विश्व स्तरीय लोग जुड़े हुए थे, वाइस चांसलर से लेके और सारे, और अपने भारत वर्ष से भी एक से एक लोग जुड़े हुए थे। और उनका इतना कदर है चूंकि वो अभ्यासी हैं, जो अभ्यासी रहेगा। सर दुख की बात है कि इतना सब कुछ लोग करते हैं, चंद कर्मी लोग करते हैं। वर्ल्ड में 7 अरब बोलो या हमारा 140 करोड़, जब तक वो जागरूक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आपके बोलने से सब रोटी कपड़ा मकान में बैठे हुए हैं, सबको भागना है, सब भाग रहे। मैंने एक बार कह दिया था, मैंने कहा ये जो मोबाइल है ना सबसे बड़ा शत्रु है। आज का बच्चा जो है ना वो धीरे धीरे इतना घुस गया है इसमें ना, आगे जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की ने ये नहीं कहा था कि कौन लेके आया था पेड़, संजीवनी पहाड़, थपला गई थी वो KBC में। मैंने कहा शर्म की बात है कि उनके बंगले का नाम रामायण है, लव कुश है, उनकी लड़की को नहीं मालूम, और मुझे हेल्पलाइन चाहिए। मैंने कहा कसूर बाप का है, माँ का नहीं है। और वो बच्चों को कोई कंट्रोल नहीं है, वो आगे जाके बीच में जाके बच्चों अपनी गर्लफ्रेंड से बैठेगा, पूरी फिल्म देखेगा, दिन भर गुजार के घर लौटेगा। वो धीरे धीरे संजीवनी पहाड़ का नाम तो भूल जाओ, लक्ष्मण दादा का नाम रखेंगे याद, दादा के दादा का नाम भूल जाएंगे, इवन दादा का नाम भूल जाएंगे। उसको मैं, अगर मेरे को किसी का सर आपको अगर बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर, मैंने क्या करूँगा? मैंने कहा उनकी गर्दन पकड़ के लाऊंगा, इधर बैठो। ये प्रगति ठीक है, आप कितनी भी बड़ी प्रगति कर लो, आप प्लेन में घूमो, आप चार्टर करो, जब तक देश की संस्कृति को कंधों पर उठा के नहीं जाओगे आपका पतन हो जाएगा।
प्रोग्रेस विदाउट दैट, जो तुमने कहा ना पीछे की चीज पर करते नहीं है। इसके लिए डंडा चाहिए, स्ट्रिक्ट डंडा, नॉट तानाशाही डंडा। लेकिन बाप नहीं कर सकता, बाप की नहीं सुनता, गुरु की नहीं सुनता, भाई की नहीं सुनता, बहन की नहीं सुनता। आज वो सुनता है गूगल, मेरे को ये प्रॉब्लम है, क्या करूं? मेरे ड्राइवर ने पूरी की पूरी टेक्निकल नॉलेज हिंदी गूगल से सीखी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा है पर बुरा भी है। कल एआई आ जाएगा, आप पूरे के पूरे आलसी बन जाओगे। सो प्रगति मीन्स जरूरी नहीं है कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं। मेरा बस चले ना तो मैं, एआई से भी आगे जा चुका है, डार्क वेव अभी शुरू हो गया। हम जानते हुए भी नहीं रोक रहे हैं उसको। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज पैसा इन्वॉल्व है इसमें। मस्क आज बोल के गया, मेरे पास जो कुछ भी है, 2 बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम गिना है, उससे फास्ट। और मैं एक बार बता दूं आपको, आगे जाकर मैं इसमें सबसे बड़ा एआई जो है वो होने वाला है। हम बनाने वाले हैं खुद, हम ये करेंगे, हम ये रोबो करेगा जो दिमाग। मैंने कहा साहब लेकिन आप सोच रहे हैं कि इससे होगा क्या? जब से कैलकुलेटर आया आपने 2 दूना 3, 2 दूना 4, 2 दूना 2 3 6 बोलना छोड़ गया। 4 5 कितना होता है? क्या सर 4 5? एक सेकंड, 4 × 5 20। थप्पड़ मारो। ये कैलकुलेटर ने भुला दिया। हमारे ब्रेन को रेस्ट करो, आपको जरूरत नहीं है हमको। तो ऐसा पहाड़ा याद नहीं करवाना हमारे तो 5 का 20 यस, डायरेक्ट 5 का 20 6 चौका 24, 6 सज्जे 6 8 9 हम सब याद करते थे। आज मेरे को भी घबरा देते लोग, सर क्या है? मैंने कहा इतना होता है 76। हाँ सर 76। अरे मैंने कहा मैंने गिन लिया यहाँ पर। अब लिफ्ट आई तो लोगों ने चढ़ना शुरू कर दी, छोड़ दिया। हमारी प्रगति हमको आलसी बना रही है। उसको रोकने वाला कौन होगा मुझे नहीं मालूम। ये मोदी जी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें जो है, कुछ चीजें इस तरह से उठा के एक शोध करवा के, शोध किया हुआ है। काफी ऐसे वेद पारायणी हैं जिन्होंने शोध किया हुआ है, और उन्होंने ये जो भी इस तरह के विषय हैं, यज्ञ जैसे है, जैसे वेद के कुछ बातें, वो सब अगर शिक्षा प्रणाली में जोड़ा जाए, होगा सिर्फ शिक्षा प्रणाली जो अगर जोड़ा जाए, वो स्लेट खाली है, आपकी मेरी भर गई। और पूरे भारतवर्ष का एक सिलेबस हो, एक विषय सूची हो, कोई एक बोर्ड हो, कोई अलग अलग बोर्ड ना हो, और एक विषय सूची, एक विषय, और भैया ये है ये है ये है ये है ये है। कविताएं क्या पढ़ानी है ये भी डिसाइड हो। अलग अलग जगह अलग अलग बोर्ड में अलग अलग कविताएं पढ़ाई जाती हैं। अब तो मुंशी प्रेमचंद गायब हो गए हैं। ये आपकी बात अच्छी लगी। अब बताइए, मुंशी प्रेमचंद सेम होना चाहिए पूरे देश में। एक बोर्ड हो, एक सिलेबस तय कीजिए, और आप वेद से बहुत सारी चीजें निकालिए जो बहुत वन नेशन वन रूल बोलते हो, लेकिन आप ये क्यों नहीं बोलते कि वन सिलेबस ऑल ओवर इंडिया, जो दिमाग को बढ़ाने वाली है, बिगाड़ने वाली है। ये नेशन रूल छोड़ो, ये तो पॉलिटिक्स है। वन नेशन वन सिलेबस करो, आपका और वो आने वाले 2-3 पीढ़ी में भारत बदल जाएगा। और वो लड़का ही है जो 6ठी में अगर संस्कृत पढ़ता है, 11वीं में, तो उसको मालूम है। हाँ मैंने जानता हूं मैं वेद पुराण क्या होते हैं। आज के लोगों को वेद की स्पेलिंग नहीं मालूम। ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश। वो कहीं भी लड़का ऑल इंडिया में कहीं भी होगा, आम गच्छन्ति। नहीं सर, वो लोग क्या बोलेंगे, आप 50 साल पीछे जा रहे हो। सर मैं जब बात करता हूँ, सर आप क्या बात कर रहे हो सर, 500 साल पीछे फेंक रहे हो। अरे बाबा, मैंने कहा 500 साल को नहीं देखोगे ना तो पतन हो जाएगा तुम लोगों को। पूरा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग संस्कृत से है। संस्कृत से है। पाणिनि ने 2500 साल पहले संस्कृत में लाके जो ब्रह्म सूत्र दिया है, ये भोलेनाथ के डमरू से 14 सूत्र निकले, उसको महेश्वर सूत्र कहते हैं। उस महेश्वर सूत्र से कंप्यूटर की पूरी ये हुई है, प्लानिंग हुई है। कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत के एक शब्द में, वो शब्द इधर से हो या इधर से हो। आप वेंकटाध्वरी दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े कवि हुए। उनकी एक कविता है, राघव यादवियम। अब उस कविता को आप यहां से पढ़िए शुरू से तो राम कथा है, और यहां से पढ़ना शुरू कीजिए नीचे से तो कृष्ण कथा है। ये है संस्कृत, राघव यादवियम, वेंकटाध्वरी दक्षिण भारत के। ये है संस्कृत। संस्कृत जो सैटेलाइट जाता है ना, वहां मैसेज, सूरज से आवाज ओम की निकली, नासा ने मालूम किया। वहां नहीं, सैटेलाइट जो जाता है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ऊपर जा रहा है जो सैटेलाइट पे जो जाते हैं, वहां की जो मैसेजिंग जाती है साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को, वो संस्कृत में जाता है। क्योंकि हाँ दूसरी भाषा में
वर्ड से उलट पुलट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। संस्कृत का अगर वर्ड उलट पुलट भी हो गया मतलब वही रहेगा सर। ये है भाषा। इसे कंप्लीट भाषा बोलते हैं, जिसके अंदर जितने वर्ड्स हैं। पर सर सर मैं सर कहूँगा ब्रह्मांडीय भाषा है। या पर सर आयरनी क्या है सर, आप वो भी समझ के चलिए कि आज हिंदुस्तान में आम आदमी या आम नागरिक या गरीब अमीर तबका संस्कृत को पंडित की लैंग्वेज समझता है। आइए सर पूजा करा दीजिए, क्या करना है सर, बैठ जाइए, जल्दी करना, खत्म करना, फास्ट करना है। शादी में भी कोई मेरा कजिन बोला, लड़का बोला भाई का लड़का, जल्दी खत्म करना। हम लोग हर साल हम लोग वहाँ यज्ञ करते थे अपनी फैक्ट्री में, दशहरे दिन क्या नवरात्रि के बाद। और हमारे 1.25 लाख जब ओम आएंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम आएंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा ओम आए, तो उसमें ये जो यंगर जनरेशन बोलती थी पंडित जी थोड़ा फास्ट करिएगा, मजाक। पर मैं बोलता हूँ लोग सिर्फ पंडित को बोलने को बोलते हैं, आपको तो शौक ही नहीं है वो सीखने का। ओम आएंग ह्रीं क्लीं क्या है? नहीं सर, कोई शौक नहीं, सिर्फ पूजा है, पूजा की विधि। ये लोग 200 का अब ये देखिए बीज मंत्र, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं। अब अगर आप ऐंग बोला आपने, तो ऐंग का जो वेव है वो जिस फ्रीक्वेंसी से जाके कहां टकराएगा ब्रह्मांड में, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो वही बीज मंत्र है, पूरा अक्षर ही है। मंत्र लोग कहते हैं ना, पंडित जी को पूछो मंत्र का मतलब क्या है। किसी भी मंत्र का मतलब सही ढंग से नहीं बताया जा सकता है। डमट 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 डमन निनाद बड मतलब बता सकते हैं आप? कोई नहीं बता सकता। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन, सिर्फ दम है। आप वो बनाया गया है उस और सुनने इस और बोलने दोनों में। स्पंदन को मिलाने के लिए कि द डे उसके साथ आप रेजोनेट करो, आप उसको जैसे आप उच्चारित कीजिएगा, उस फ्रीक्वेंसी से वो वेव वहां जाएगा और वहां वाइब्रेट होगा और सीधे मटेरियलाइज होकर आपके पास आएगा, उसका फल मिलेगा। क्या बात। तो आप कहते हैं यार मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो गया, लगता है हमने पूजा कमाल किया, हमने जाप कमाल किया। ये जाप कमाल क्या है? वो फ्रीक्वेंसी मैच हुई। वो होता है ना, पूजा करवाने से ऐसा होता है क्या? और एक कहता है पूजा करवाने से ऐसा होता है। यार हमने किया है, हमने 40 दिन तक, हमने 1.25 बरस तक ये मंत्र का हमने सही उच्चारण किया। और वो करता वो क्या है? वो ये है कि वो जो रिजोनेट है, वो जो वेव्स है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो स्पंदन जो है जिससे आप उच्चारण कर रहे हैं, आप जब कर रहे हैं ओम ऐंग ह्रीं क्लीं, तो ये कहां जा रहा है और वो ढूंढ के वहां वाइब्रेट होगा ठक, और जो आपका मनसा है वो मटेरियलाइज होकर लौटेगा। मतलब आपको फायदा मिलता है उसको, किसी को डायरेक्ट आप कहते हैं अरे सोचा ही नहीं था, काम बन गया यार। क्या बात। पंडित जी पिछली बार आपने करवाया था ना, कमाल करवाया था पंडित जी, इस बार भी करवा दीजिए, ऐसा कुछ हो जाए। ये कहते हैं लोग, ये कहते सुना होगा, यहीं तक है, आगे नहीं बढ़ते। इसके आगे बढ़ते नहीं है क्योंकि समझना नहीं है। समझना नहीं है। अगर उसके गूढ़ तत्व को, इस रहस्य को समझ जाए, अगर ये उद्घाटित हो जाए ना, तो कमाल हो जाएगा जीवन। क्या बात। अखिलेंद्र, मैंने तुमको बुलाया था फॉर डिस्कशंस ऑन फिल्म्स, आपकी सीरियल, आपका स्टेज। बट आपकी बातों से मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ है कि मैं एक चैनल शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है भीष्म सनातन, जिसमें मैं सनातनी के नॉलेज वाले लोगों को बुलाकर ऐसे ही इंटरव्यू करूँगा, जिसमें हम बात करेंगे अपने धर्म के बारे में। सो मैं उसमें बुलाना चाहूँगा। अभी तुम्हारा नेक्स्ट बुकिंग मेरी तुम्हारे साथ ये है, वी विल डिस्कस आध्यात्मिकता इन दैट टोटली, एंड आई एम इंटरेस्टेड कि ये बहुत शीघ्र में स्टार्ट करूँ। सो वी शुड डू दैट। इनफैक्ट मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं अभी डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जिसका नाम है कौन बड़ा सनातनी। वो क्विज कॉन्टेस्ट, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसमें बच्चों से हम अरेंज करेंगे और एक क्वेश्चन आंसर के जैसे करोड़पति में पास होके आते हैं, उसमें से एक बच्चा सामने बैठेगा और हम बोलेंगे अच्छा बताइए सीता की माँ का नाम क्या था। जैसे इनको पूछे लक्ष्मण की कौन लेकर आया था संजीवनी, और जो सबसे एक गुरु को बिठाएंगे यहाँ पर जिसका नॉलेज है, और मैं करूँ और उसके बाद वो क्वेश्चन करके फिर एंड में वो जीत जाएगा। मालूम पड़ेगा इसको सनातन का कितना नॉलेज है। और मुझे मालूम है कि 50 में से 45 लोगों को नहीं मालूम होगा। 5 लोग तुम जैसे मिलेंगे जो समझते हैं कि ये करना है, बाकी लोगों को पंडितों की भाषा है।
और अगर आप सनातन की बात करते हो तो आप 500 साल पीछे जा रहे हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। अरे सब आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, बट आप लोग डिटीरिएट हो रहे हो। हम अमेरिका वाले घूम के हमारी तरफ आ रहे हैं, हम बोलते हैं हम वही वही भ्रष्ट होकर। मैंने इसीलिए जो उद्घाटित किया है इस पुस्तक में अभिनय अभिनेता को लेके, क्योंकि इसका 3 जो तत्व है कि अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, होगा, बिकॉज एक्टर इज स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, बड़ी डेफिनेटली एक्टिंग इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक आध्यात्मिक साधना है एक्टिंग, अभिनय जो है। और थिएटर हो या सिनेमा हो, एक आध्यात्मिक यात्रा है। कलाकार वो ऐसे नहीं है, आपको वो बहुत कुछ अनुभूत कराता है। तो वो मायने में ऋषि मुनि भी अपने को अनुभूत कराते हैं, पर एक सही मायने में एक सही कलाकार आपको भी बहुत अच्छी चीजें अनुभूत करा सकता है अपने परफॉर्मेंस से। बिल्कुल। सो हम लोग सिर्फ उसको भांड बोलते थे एक जमाने में, आज वो नहीं है, भांड वांड कोई नहीं है आज तो सब। कुछ बातें अगर आप अपने फिल्म करियर के बारे में बता दीजिए एंड में, हम लोग लेट अस कम टुवर्ड्स फिल्म तो हम शुरू से ही करते रहे और चुन चुन के फिल्में की हमने, और चूजी थे, मना करते मैं बिल्कुल मेरा भी हाँ, लगता था कि मैं भी मना करता था। रोल्स नहीं, आप लोग तो बहुत बड़े हैं मना करने के लिए। मैं 25 में से 3 फिल्में साइन की थी मैंने। मैं करता था कि ये करने लायक है, या ये इस कैरेक्टर से इस कहानी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है, तो मैं उस तरह का रोल सेलेक्ट करता था और मैं किरदार करता था और वो चलता रहता था। तो मेरे हिस्से जो भी फिल्में आती हैं वो मैं करता हूँ। जैसे अभी 3-4 फिल्में हमने। बेस्ट फिल्म्स कौन सी मानोगे आप अपनी, जिसमें आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला हो? नहीं, बेस्ट तो अभी तक हुआ नहीं। बेस्ट तो कभी नहीं होना भी नहीं चाहिए। बेस्ट हुआ नहीं है, कंटेंटमेंट कभी नहीं आनी चाहिए। और बिल्कुल लेकिन सेटिस्फेक्शन कहीं किसी फिल्म ने दी है आपको, कि आजकल की स्टोरियां मिलती हैं आपको जो करके निकल जाओ या कुछ नहीं? वो आज जैसे मेरी भीष्मा है, शक्तिमान है। हाँ नहीं, उस तरह देखिए, उस तरह से अलग अलग प्रयोग हमने किए हैं। जैसे कि क्रूर सिंह मेरा बहुत बड़ा प्रयोग था, जिसमें मैंने सिर्फ पहली बार साउंड को, ध्वनि को तकिया कलाम बनाया था। 9 रस में। उस टाइम तुम नॉलेजेबल थे, 9 रस में प्रयोग किया। हाँ। उस समय तुम जिसे आज बात कर रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ है या चंद्रकांता के टाइम पे तुम नए थे, सीखना चाहते थे? नहीं, वो तो गुरुकुल वाला वो संस्कार तो वैसे गुरुकुल था, हो चुका था पहले। वो तो बचपन की बात बताओ, प्राथमिक शिक्षा। 5 साल रहे? 5 साल। कहाँ पर? ये महुआ एक जगह है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, और अजात शत्रु की जगह है। और महुआ में जो है सो वो मेरे पिताजी वहाँ पोस्टेड थे। उनकी पोस्टिंग 4 से 5 साल की एक जगह होती थी, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज में थे वो, तो वहाँ हम लोग ट्रांसफर होता था वो। तो तुम जब चंद्रकांता कर रहे हो तो तुमको वो नॉलेज था? मेरे पास मेरा संस्कार था गुरुकुल से आया। तो डेफिनेटली जन्म पे मेरा कोई अधिकार नहीं था, तो मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, और बिल्कुल उस तरह से संस्कार मिला मुझे। और ऐसा मेरा भाग्य कहिए या गुरु लोगों का आशीर्वाद कहिए कि मुझे गुरुकुल आश्रम में जाके गुरु जी के सानिध्य मिला, कि मैं उनकी सेवा करता था। नदी के किनारे आश्रम था। आपको लगता है आज होना चाहिए? आज बिल्कुल होना चाहिए, और ऐसी जगह है जिसका संवर्धन हो। ऐसी कई जगह ऐसा है जो बहुत ही गुरुकुल गरीबी में भी चल रहा है। इज इट feasible and possible to bring, बिकॉज लोग जब भी मैं बात करता ना, मेरे नाम पे अभी अयोध्या में मेरे को ऑफर किया, सर आप यहाँ आइए ना सर मैं आपको एक मुझे 50 एकड़ देने को तैयार हो गए थे सर। मैंने कहा मैं मुझे भीष्मा गुरुकुल खोलना है, एक शक्तिमान तो बहुत है, बट भीष्मा गुरुकुल सर हमको आपको 50 एकड़ दे देते ज़मीन, पर बात बनी नहीं। मैंने कहा सरकारी ज़मीन नहीं चाहिए। नहीं, मनस्तत्व काम करता है। बट अल्टीमेटली मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। हाँ। बट मैं चाहता हूँ देश भर में हो जाए। शिक्षा मंत्री को भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है माउंट बैट इसने बना के रखा हुआ है, वो खत्म करो, जो उस जमाने में 1936 में शुरू किया था मैकाले ने, जिसको हम भुगत रहे हैं। हमारे पास रानी झांसी के लिए कम पैसेजेस हैं और मुगल के पूरे भरे पड़े। तो क्या ये, मैंने सुना है अंदर से कोशिश हो रही है। मोदी सरकार के टाइम पे मेरे को किसी ने बताया, मैं RSS का काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मैंने कहा करो कुछ करो सर, हो रहा है सर धीरे धीरे। अभी देखो कंट्रोवर्सी उठ गई एक कल परसों में कि ये लोगों ने सिलेबस चेंज करना चाहते हैं सर, इन्होंने ये पेज निकाल दिया, और वो हमारे प्रधान जो शिक्षा मंत्री वो बता रहे हैं कि नहीं ये तो सिलेबस तो किया जाता है हर से। बट बोलते चुपचाप, मैंने कहा चुपचाप डाल दीजिए आप, क्योंकि एक 6 साल के बच्चे को कुछ नहीं मालूम होता, स्लेट खाली होती है।
उसको इधर ले जाओगे इधर, और वही करना चाहिए। मैंने कहा ज़बरदस्ती कर करके धीरे धीरे मुगलों को निकाल दो, इतिहास औरों ने लिखा है हमारा। तो आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है किसी दिन कि बिल्कुल गुरुकुल, मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा मॉडर्न शिक्षा को गुरुकुल बना दो। सब बोले कैसे कैसे हो सर, मेडिकल साइंस और इतनी बड़ी साइंस को हम कैसे जाके। सर हमारा शास्त्र, हमारे योगा में भी साइंस था सर, योगा में बहुत बड़ा साइंस है, बट कोई कबूल नहीं करता। बोलता आप हमको फिर मैंने पता एक बार किसी को मजाक में कह दिया, मैंने कहा अगर मैं मुझे बोलते सर आपको तो प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। मैंने कहा चुप सर, आपको तो हेल्थ वो बनना चाहिए, शिक्षा मंत्री। आप जो मैंने कहा बोलता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ आता मैं निकाल देता हूँ। पर मैंने कहा अगर मेरा बस चले ना, जो मुझे मालूम है मैं बोल जाता हूँ, पर 10 साल बाद होता है। मैंने किताबों की बात की थी कि सारा किलो के हिसाब से लेके आते हो, कैसा लग पहाड़ चढ़ा रहे हो, पर हम लोग ऐसे ऐसे बस्ता लाते थे। अब मेरे ज़माना खत्म हो गया, अब पता लगा वैसा आ गया। मैंने कहा साला आप पहाड़ चढ़ा रहे हो बच्चे को किलो के हिसाब से। आज शिक्षा मंत्री ने बोला 2 साल पहले हम वही सब्जेक्ट की किताबें लेकर आएंगे जो उस दिन होने वाली है। ये भर के 20 किताबें लेके आए। तो अगर जब हम कह रहे थे अखिलेंद्र जी की भी, ये इंसान की एक अहम है कि ये मशीन मेरी है, मैं हूँ, और वो सब कुछ जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, उसको तुम अज्ञानता बोलोगे या नास्तिक बोलोगे? आप बोलते ये हैं तो नास्तिक। अज्ञानता है, अज्ञानता। अज्ञानता है। नास्तिक वर्ड कोई है ही नहीं। नहीं, ये तो एक शब्द गढ़ दिया गया है। ओके। ये शब्द गढ़ने से थोड़ी कोई वैसा हो जाता है। कोई कहे कि मैं ये नहीं मानता हूं, आप सांस नहीं लेके दिखाओ, नहीं मानते हो तो सांस नहीं लेके दिखाओ ना। मतलब आप सांस लेते नहीं, सांस आप आपको सांस दी गई। दिया जाता है आपको। मनुष्य सांस अगर ले रहा होता तो कभी मरेगा ही नहीं। वो तो कहेगा मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ले रहा हूँ सांस, वो तो मतलब अमर हो जाएगा। मेरा कंट्रोल है सांस। मेरा कंट्रोल है, करके दिखाए। तो हम बोलते हैं कि भगवान अगर चाहे तो तुम्हारा हार्ट बंद कर सकता है, कभी भी स्विच ऑफ कर सकता है। सर कोरोना काल में तो पता चल गया ना। पता तो चल गया, लेकिन इसके बावजूद पूरा वर्ल्ड में 60% से ज्यादा लोग अभी भी नहीं मानते कि देयर एग्जिस्ट अ गॉड। बोलते अगर गॉड है तो किधर है, बताओ ना यार किधर है, दिखा नहीं मेरे को, आज तक नहीं दिखा। और मेरे मन में एक और उस दिन प्रश्न उठा था, मैंने कहा हम लोग कितने मूर्ख हैं। हम लोग भगवान को मान चुके हैं, पर किसी में भगवान को देखने की इच्छा नहीं हुई। कोई ये नहीं बोलता कि मुझे दर्शन दो, कोई बोलता है मैं काम कर रहा हूँ। जिस दिन वो कार एक्सीडेंट से बच गया, थैंक यू गॉड, बचा दिया आपने। और जब वो मर जाता है तो बोलते भगवान ने उसको जाना। तो कहीं ना कहीं हम भगवान को एक्नॉलेज नहीं करते। कोई भी आदमी भगवान को जानना नहीं चाहता, वो अपने काम में इतना बिजी है। अरे जिसने आपको बनाकर भेजा है, जो समुद्र की अब एक लहर हो, आपको समुद्र के बारे में मालूम नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी, मुझे खुद को भी महसूस हुआ कि मैंने आज तक इतने सालों में मैंने यश कमाया, सब कमाया, पर कभी भी मैंने ऊपर वाले को, हम कब बोलते हैं लोग जब एक्सीडेंट हो थैंक यू, तब मानते गॉड है। उसके बाद हम कभी केयर भी नहीं करते। हम बच गए तो बच गए, जी कहते पैसा कमाते पैसा। भगवान को जानने की भगवान की जितनी शक्तियां हैं, मनुष्य समझता है मेरी शक्ति, मेरी शक्ति वही मैं कर रहा हूं, वही मैं। अरे भाई, खाना आपके सामने रखा हुआ है, बाकी चीजें छोड़ दीजिए मुकेश जी। ये खाना आया थाली मेरे पास, और ये खाना हमने दाल चावल रोटी सब्जी दही सब रखा हुआ है, और हमने इस खाने को ग्रहण किया। वो खाना कहाँ गया? वो खाना आप में बदल गया। कौन बदला, कैसे बदला, इसका प्रोसेस विज्ञान बता सकती है? बताए विज्ञान में दम है तो, कि कैसे उस खाने से रस बना और रक्त बना और फिर मज्जा बना, फिर मेद बना, मांस बना, और फिर वीर्य बना। यस, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मेरा सवाल आपसे यही है कि इसके आपको ये तो पता ही नहीं कि वो खाना आप बन जाने वाले हैं, या आप उसके सहारे जी रहे हैं। मतलब हमारी जो प्राण शक्ति है वो ऑक्सीजन और फूड पे निर्भर करती है। आध्यात्मिकता क्या बोलती है, वो कॉर्ड को तोड़ दो ना, तो आपको एक स्टेज में मालूम पड़ेगा कि आप ना खाओ तो भी 20 दिन तक, इवन आपको बाथरूम जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी की चीजें जो प्राण शक्ति होती है वो कॉर्ड को, ये शरीर, ये सोल, कॉर्ड है सांस। आप सांस को धीरे धीरे कंट्रोल करके जब मेडिटेशन में बैठते हो, तो मेरा ये मानना है कि ये सब है। जानकार लोग इसके पीछे जाते हैं, जैसे आप भी गए हो, मैं भी गया हूं, जिसको जानकारी का शौक है। पर 99% लोगों को भगवान के ऊपर आर्ग्यूमेंट होती है। कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं है। पर मेरा ये सवाल इसके ऊपर है, किसी ने आज तक भगवान को देखने की इच्छा प्रकट क्यों नहीं की?
कौन है यार, कौन चला रहा है, सामने क्यों नहीं आते यार? तो उसके लिए सिर्फ बोलने से को तुम्हारे कॉल पे नहीं बैठा हुआ है, आता हूं बताने को, वो देखता है तुम आओ भाई, आओ भाई, आओ आओ करके आप उसके पीछे एकदम जिसको हम सीकर्स बोलते हैं आध्यात्मिकता के, वो आदमी इतना बोलता है, जिस दिन आपने अपनी इच्छा दिखा दी ना, वो भाग कर आएगा आपके पास। लेकिन आपको पहले वो सीकर बनना पड़ेगा, जो आपको एक इच्छा है कि मिलना। आप तो क्या ऊपर ऊपर पूछते हो, अरे भगवान दर्शन देना यार, क्या को नहीं, छोड़ देता, फिर आपने बिजी हो जाते हो। जो आदमी आध्यात्मिक में घुस गया उसको दर्शन होते हैं, जितने महात्मा है उनको भगवान के दर्शन हुए हैं। पर कॉमन मैन को क्यों शौक नहीं है? मुझे कभी कभी ये मेरे अपने पर भी गुस्सा है, मैंने आज तक क्यों नहीं सोचा कि पीछे पड़ जाऊं यार, देखो यार भगवान है। मुझे लगता है कि यार मैं इतना साधारण पुरुष हूँ, भगवान क्या दर्शन देंगे, भगवान गौतम बुद्ध को देते हैं, मैं थोड़ी गौतम बुद्ध हूँ। मेरे में वो लगता है यार मैं तो अभी उस लेवल का नहीं आया हूँ कि आप मेरे को दर्शन दोगे, तो मैं मांगता भी नहीं हूँ। गलती है, मैं समझता भगवान का भगवान है फिजिकल तो स्वरूप निराकार। निराकार, तुम में खड़त खम्भ में घट घट व्यापे राम। फिर भी नहीं दिखते। आप भगवान महसूस हो रहे हैं, महसूस करो। ये जो दिख रहा है ये सब कौन है, किसका है? ये आप जो अभी अब बैठे हुए हैं, ये किसके बल पे बैठे हुए हैं? आपका मन कर रहा है तो आप अपने एकदम स्पाइन पे बैठ गए, रीढ़ पे बैठे हुए हैं। आपका मन किया तो रीढ़ टेढ़ा करके बैठ गए, मन किया तो पैर पकड़ गए। ये कौन बैठ रहा है? आप बैठ रहे हैं। 1 मिनट में सांस खींचेगा, यही बॉडी ऐसे हो जाएगा। और ये लोग कहेंगे कि उठा के ले चलो भाई, बाहर ले चलो, अभी जल्दी ले चलो, गंध मारने लगेगा। हैं? 4 कंधे मिलेंगे, पहुंचा देंगे। तो ये कौन है? पर ये इच्छा और ज्ञान क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आदमी को सडनली, चल ये काम तो कर रहा हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, सर आधा घंटा मुझे अकेले बैठ के पूछना पड़ेगा कि सचमुच कुछ है कि नहीं। अनुभूति जिसको आप बोल रहे हो, वो अनुभूति लेने की कोशिश कोई नहीं करता। जो लोग प्राणायाम करके जाके अगर शुरू करते हैं, उनको कुछ ना कुछ, बहुत अच्छी लाइन पढ़ी मैंने इनकी किताब में कि जिस दिन आपने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कर दिया ना, आपको जो आपको शांति मिलती है, जो आपको पीस और पीस के बाद कामनेस मिलती है, वही आपका सबूत है कि भगवान एग्जिस्ट करता है। तो आप 15 दिन में चेंज किए, सडनली आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, इधर से आवाज उधर से आवाज, आपने कर लिया, उसके बाद में आपका माइंड ये हो जाता है। ये हुआ अगर 15 दिन में, 15 साल में, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। यही बोलते हैं लोग, मांगते हैं सबूत दो गॉड का। सर आपको पीस मिला ना, वो वही भगवान के एग्जिस्टेंस का सबूत है। इस चेतना को उस परम चेतना के साथ लयबद्ध करना। चलो, आई थिंक वी हैव डन समथिंग। मैं अगर बच्चों की लैंग्वेज में बोलूं, जैसे कभी कभी हमको एग्जाम में पेपर मिलता है, तो कभी कभी लोग शिकायत करते हैं पेपर देख के, अरे सर ये 5वां सवाल, 6ठा सवाल, 7वां सवाल सिलेबस में भी नहीं था, इन्होंने डाल दिया है। कई लोग कंप्लेन करते हैं। क्या करूं यार, मैंने कभी, अब हमने भी अपने इस इंटरव्यू में सिलेबस के बाहर की बहुत चीज़ें की बात कर दी। ये मेरे साथ कमिटमेंट नहीं था आपका, पर हमने जाने अनजाने में अच्छे मार्ग में चले गए। और एक इनके इस पक्ष को मैंने भी जाना है, लोगों ने शायद पहले देखा, मुझे नहीं मालूम, बट इनके अंदर ज्ञान है, ज्ञान की परिभाषा भी जानते हैं, ज्ञान की व्याख्या भी जानते हैं। मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू को कई लोग सिर्फ इनके बारे में एक डायलॉग सुनने आए थे और उनको आध्यात्मिकता नहीं चाहिए, तो बोले कुछ चेंज करो ना टॉपिक यार। सो लेट अस स्टॉप हियर, and but then with the promise that we will have a definite program. I am selecting people. मेरा ऑलरेडी 3 लोगों का नाम हो चुका है। एक आदमी कहता सर मैं 24 घंटे शाम बात कर सकता हूँ इसके ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर। मैंने कहा तेरे को बुलाता हूँ। फिर अभी जैसे हमारे वो हैं, कौन, जिसने पृथ्वीराज चौहान, जिसने चाणक्य बनाया था, द्विवेदी जी, वो भी बोल के क्या अच्छी बात है। मैंने कहा सर करते हैं, बोला हाँ तो बुलाओ मेरे को। कृष्ण में मुझे आए थे उस दिन, मेरा प्ले देखने आए थे। तो ऐसे लोगों को बुलाकर मैं एक बहुत जल्द स्टार्ट करना चाहता हूँ भीष्म सनातन। भीष्म इंटरनेशनल के मैं 10 ब्रांच बना रहा हूँ। भीष्म सनातन, भीष्म भक्ति, जिसके अंदर मैं बात करूँगा पूरे श्लोकों की, गीता के श्लोकों को मैं अपने शब्द में सुनाऊंगा पूरे। भीष्म शक्ति, भीष्म भक्ति, भीष्म सनातन, भीष्म क्राइम। तो ऐसे 6 चैनल 7 चैनल डाल रहा हूँ। तो अभी मेरा बनता जा रहा है ये चैनल्स यूट्यूब पे। हाँ, ये तो मेरे अंदर मतलब भीष्म इंटरनेशनल उसी के ब्रांचेस होंगे। तो जिसको अगर उन्होंने कहा सर आइडिया बहुत अच्छी है, हमको ढूंढना नहीं पड़ता आपकी इसका ही इंटरव्यू, तो बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भीष्म सनातन को प्रायोरिटी दी है मैंने।
तो हो सकता है कि आपको हम फिर एक बार तंग करेंगे एंड वी विल हैव अ गुड इंटरव्यू। सो यहाँ हम विराम लेना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एक्टर ही नहीं है, ये आध्यात्म में भी घुसे हैं। ये अभी मुझे पता लगा इन्होंने कविताएं भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये इस बात को काट देता है जो मेरे फादर के ज़माने में था कि एक्टर क्या बनना है, भांडो तुम लोग एक्टर को समझते हैं, डम समझते हैं लोग। कई बार मुझे बोलते हैं, सर आप क्यों बोलते हैं, सर आप एक्टर हैं सर। मैंने कहा ओए मैं नागरिक भी हूँ। सर एक बात बताऊं, हाँ जी, ब्रह्मा के बाद इस सृष्टि में अगर कोई है तो वो एक्टर ही है। यस, उसी के ब्रह्मा एक पल में एक साथ 84 लाख योनि जीते हैं और एक एक्टर एक पल में एक साथ 2 रूप जीता है, एक जो स्वयं वो है और दूसरा जो वो किरदार कर रहा है। तो इसका मतलब वो भी अभिव्यक्ति करता है। अब मैं इस बात को और उद्घाटित करता हूं, उससे शायद और स्पष्ट हो जाए। एक छोटी सी बात बता के, रामकृष्ण परमहंस जी को Yes. सभी जानते हैं, विवेकानंद जी उनके एक शागिर्द थे गिरीश रंजन घोष, जो कि बंगाल थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर थे थिएटर के। स्वामी विवेकानंद के समकक्ष थे। साथ में वो लोग मेडिटेशन वगैरह करते थे, लेकिन नाटक करते थे वो। तो जब भी नया नाटक करते थे तो वो स्वामी इनको परमहंस जी को लेके जाते थे। अच्छा। और परमहंस जी जाते थे। अच्छा। तो एक वो, चूंकि बंगाल में एक ऐसी संस्कृति रही है कि वहाँ एक वेश्यालय हुआ करता था, वो एक मोहल्ला हुआ करता था, और वहाँ पे जाया करते थे और गीत नृत्य देखा करते थे, गीत सुनते थे उस तरह से। तो वहाँ गिरीश रंजन घोष भी जाया करते थे। वहाँ एक लड़की थी उस परिवार की, उसने इनसे कहा कि देखिए मुझे यहाँ से निकालिए, मेरा इन चीज़ों में मन नहीं लगता, मैं ये वेश्यावृत्ति से निकलना चाहती हूँ। और गिरीश रंजन घोष उसको निकाल लिया। बाद में वो बंगाल थिएटर की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनी, विनोदनी नाम से। और जब परमहंस जी नाटक देख रहे थे, उस नाटक का नाम था चैतन्य महाप्रभु। अच्छा। जो गिरीश रंजन घोष ने डायरेक्ट किया था। और परमहंस जी नाटक देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का रोल वो लड़की कर रही थी, विनोदनी। अच्छा। प्ले खत्म होने के बाद वो बैक स्टेज में गए और जाके उसका पैर छू लिया परमहंस जी ने। तो उनके सारे शिष्य भड़क गए कि आपने एक वेश्या की लड़की का अपने पैर छू लिया, आप इतने बड़े संत हैं। तो उन्होंने कहा, मूर्खों ये वेश्या नहीं है। ये जब चैतन्य महाप्रभु का रोल कर रही थी तो मंच पे मैंने साक्षात महाप्रभु का दर्शन किया इसमें। क्या तो ये चीज है। ये कलाकार की ये एक विशालता होती है। अगर कोई कलाकार रियल कलाकार बनता है तो वो उस लेवल तक जा सकता है। और यही सेम बात इस बुक में भी लिखी गई थी कि एक बार एक साधु आए थे, ये लोग उधर वो कर रहे थे, प्ले विले हम कर रहे थे, और वो साधु ने आके कुछ मांगा। तो उसके बाद में किसी ने जाके बात किया तो उसने कहा कि आप लोग कौन है यहाँ बैठ के करते? बोलते सर हम एक्टर हैं, कलाकार हैं। पैर पड़ा कि सर आप लोग तो वो है जिसे आप बोल रहे हो कि वो हैं। तो ये बात अच्छा है। आई मीन वी मस्ट रियलाइज, बट आई विश कि एवरी एक्टर रियलाइजेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स वर्क। जो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे यहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार को ये नहीं मालूम कि आप अगर ये पिक्चरों में दिखाते हो, बच्चे बिगड़ेंगे, क्योंकि आपका इतना बड़ा आयाम है। कोई एक्टर जिम्मेदारी नहीं लेता। सर हम तो ये दिखा रहे हैं, हम अश्लीलता भी को लोग देखना चाहते हैं। अरे साहब ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपका स्थान बहुत ऊंचा है। आप अच्छी चीज़ बांटोगे, समाज अच्छा बनेगा। एक ज़माने में समाज, जो फिल्में होती थी, समाज का दर्पण होती थी। आज क्या हो गया, OTT समाज का दर्पण उल्टा कर दिया कि हम ये देखते। साहब ऐसा नहीं है, आप वो देते हो तो गड़बड़ होती है। बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उल्टा हो गया। तो ये बात जो बोल रहे हैं ना कि कलाकार छोटी एंटिटी नहीं होती। आई विश, मैं ये नहीं चाहूँगा कि पब्लिक हमको पूजने लगे। मैं उल्टा चाहता हूँ कि कलाकार अपने को समझने लगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करें, और ऐसे रोल ना करें कि जैसे मैं शुरू में मजाक में कहा था कि शाहरुख खान ने 2 माले से अपने मंगेतर को फेंक दिया था, बाजीगर। मैंने कहा था कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको देखकर कोई इगतपुरी में आदमी बोलेगा अरे शाहरुख खान ने फेंका था तो साला मैं भी इसको फेंक सकता हूँ। आप वो नॉलेज दे रहे हो। गुलशन ग्रोवर फेंकेगा ना, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर शाहरुख खान फेंकेगा तो
तो इत्तेफाक से गुलशन ग्रोवर मेरे साथ मिला, बोला मुकेश यही बात तो मैंने उसको कही शाहरुख को, तू क्यों फेंका? मेरे को फेंक नहीं दे। ये होता है इम्पैक्ट ऑफ एन आर्टिस्ट, जिसे इन्होंने कहा कि परमहंस तक को इम्पैक्ट कर गया। तो सर अब आप यूथ को बिगाड़ भी सकते हो, यूथ को सुधार भी सकते हो। आई विश एवरी सीरियल, एवरी फिल्म हैज़ ए मैसेज इन इट। बिना मैसेज की कोई फिल्म, कोई सीरियल, कोई OTT मत बनाइए। लेकिन कोई सुनेगा नहीं मेरी बात को, लेकिन कई बातें ऐसे हैं जो बोलनी पड़ती है, समझे ना समझे। मैं इस तरह के छोटे छोटे प्रसंग एक्टर को लेके इस पुस्तक में डाला है मैंने। अच्छा, डाला है ना? कि भाई एक्टर आसान नहीं है, आप जानिए कौन है, क्या है, कैसी कैसी बातें हुई है, कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं, इस तरह की चीज। गुड, आई थिंक वेरी वेरी फ्रूटफुल इंटरव्यू। मैं चाहूँगा कि आपने अखिलेंद्र से जो कुछ एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आपको मिला होगा। आप थोड़े से चमत्कृत भी हुए होंगे, मैं हुआ हूँ एटलीस्ट, मुझे नहीं मालूम था इनके बारे में। हो सकता है इन्होंने अपने पिछले इंटरव्यू में बोला हो, मुझे नहीं मालूम, बट मेरे इंटरव्यू में पहली बार मुझे इस तरह की बातें किसी नहीं, कभी नहीं की। मेरा यही बदनामी है। रजा मुराद साहब भी बोल के गए थे, मुकेश तुमने मेरे अंदर का सब बाहर निकाल दिया। मुझे इतनी कोफ्त होती, कोई सुनता नहीं मेरी बात। नहीं, हमारा सब कुछ बाहर नहीं निकला। तभी तो मैं कह रहा हूँ सेकंड ट्रेलर था सर, ट्रेलर था, तभी तो बुकिंग कर दी मैंने एडवांस में आपकी, कि अगली बार और निकालूंगा इनके अंदर से मैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे एंड में? मैं एक सवाल आपको दूंगा कि आप अगर पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहो अपने स्ट्रगल से, अपने अनुभव से, एक्टर को कुछ देना चाहोगे तो बोलिए। नहीं, मैं यही बोलूंगा कि जो भी एक्टर बनना चाहते हैं या एक्टिंग में रुचि रखते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं, वो स्व को जरूर जाने। स्व मतलब अपने आप को, द सेल्फ को वो अवश्य जाने, बहुत ही उनको मदद मिलेगा। चेहरा एक ही है, शरीर एक ही है, 2 हाथ 2 पांव हैं, मुंह है, आंखें हैं, कान है, सब वही है। चरित्र अलग अलग निभाता है एक्टर, बदलता है उसका फील, उस चरित्र की परिस्थिति के अनुसार बदलता है उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति। तो ये सारी चीजें, तैयारी इस स्थूल शरीर, इस फिजिकल बॉडी की नहीं होती, सूक्ष्म शरीर की होती है, जिसकी बात हम कर रहे थे, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, उसकी तैयारी होती है, जिसमें अंतःकरण चतुष्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 हैं। ये सीधा सीधा मन थॉट लेके आता है, जो चरित्र आप निभा रहे हैं, बुद्धि उसकी विश्लेषण करती है उस विचार का, और चित्त उसमें उसकी वृत्ति, उसकी आवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, सब कुछ चित्त जो है प्रोवाइड करता है। और जैसे करता है, उस थॉट को उसके परिस्थिति के अनुसार उसका एटीट्यूड मिल जाता है, वृत्ति मिल जाती है, प्रवृत्ति, सुर मिल जाता है, प्रकृति, सब कुछ मिल जाता है। जैसे मिलता है, वो चरित्र खड़ा हो जाता है, यानी कि उसका अस्तित्व खड़ा हो जाता है। अस्तित्व ही अहंकार है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, द एग्जिस्टेंस, तो उस चरित्र का एग्जिस्टेंस खड़ा हो जाता है। रूप आप ही का दिख रहा है, एक्टर का ही दिख रहा है, लेकिन सब कुछ परिस्थिति के अनुसार वो फील बदल गई, इसलिए ऑडियंस अलग फील करता है उस चरित्र को लेके। तो फील करवाना, एक एक्टर को फील करना और फील करवाना, यही अभिनय है। शब्द को दृश्य बनाना, ये एक यात्रा है। लेखक ने शब्द लिखा और उसको दृश्य अभिनेता बनाता है। यहां तक की जो यात्रा है, यहां से यहां तक की, यही अभिनेता की यात्रा है। यही तैयारी करनी है कि शब्द को दृश्य कैसे बनाना है, ये अभिनेता का काम है। तो आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए और कीजिए, आनंद आएगा। मैंने अपनी इस पुस्तक में, जो मैं मुकेश जी को तो मैंने अभी गिफ्ट किया है, इस पुस्तक में यही इन्हीं बातों की चर्चा की है और विस्तार से की है, अध्यात्म को लेके। सर, हमारे यहाँ पर एक इस परंपरा है इस इंटरव्यू की, कि हम अभी तक तो मैं ही पूछ रहा हूँ, हम एक माइक उठा के आपको देते हैं। मुकेश खन्ना को आपको कुछ सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछोगे? एक सवाल। आपके लाइफ का, जो जीवन का जो आनंद का कारण है, वो क्या है? आई थिंक द रिजल्ट ऑफ मेहनत जब मिलती है ना, मैं पूरी जिंदगी अपने दामों पे जिया हूँ। मैंने 25 फिल्में मना कर दी। भीष्म पितामह के रिलीज होने के 6 महीने के अंदर
मनमोहन देसाई की तरफ से मैसेज आया, मुकेश को पूछो कि मेन विलन करोगे। अब मैं उस वक्त तो ऑफकोर्स 15 फिल्म में हीरो भी कर चुका था। मैंने कहा यार इतना वाइट कैरेक्टर को सडनली बोलते विलन बन जाओ, मैं तो वाइट 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 वाइट। मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। उनको बोलो मना करो, मैं नहीं करता हूँ। मैंने ज़िंदगी भर वही किया आगे फॉलो करके। तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि मैंने करोड़ों का लॉस किया। मैं चाहता था तो अमरीश पुरी की मेरी सेक्रेटरी ने यहाँ बैठ के मेरे को चाथा ऑफ अमरीश पुरी बोलता है मुकेश जी। मैंने कहा हाँ क्या है सर, एक काम करिए, शक्तिलाल वैद शशि कपूर का भी रह चुके हो, प्रेस को बुलाइए और उनको बोलिए कि सर अमरीश जी का एक ही विकल्प है, मुकेश करना। मैं इतना भड़का, मैंने कहा अरे मैं क्या बात कर रहे हैं, अभी यहाँ बैठ के बात कर रहे हो तुम। और मैंने कहा मैं अमरीश जी के सब रोल नहीं कर सकता, मैं आधे करूँगा आधे नहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने पैसों की लालच को, और हमारे ज़िंदगी में एक्टर ये है कि सेक्रेटरी जो लाता है वो हाँ बोल देते। मैं सेक्रेटरी को बोलता हूँ मैं सुनूंगा, हाँ बोलूँगा। ऐसे मैंने ना बहुत किए, जो मैंने यूसुफ भाई से सीखा है कि ना बोलना बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में। तो आई थिंक वो सेटिस्फैक्शन जो मेरे को मिला है ना, इट इज़ मोर देन द मनी आई गॉट। कि मैंने आज मुझे कभी अफसोस, अरे यार वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी मुझे। हर एक्टर की जिंदगी में ही होगा, तुम्हारी भी जिंदगी में मतलब होगा। सफलता से ज्यादा आपने संतुष्टि को अहमियत दिया। संतुष्टि को अहमियत दिया, वही मेरी सफलता की मुझे खुशी है। जो तुमने पूछा कि आपकी क्या संतुष्टि है, संतुष्टि है कि सर मैं नहीं भटका, मैंने लॉस उठाया। बट आज भी मेरे को कोई बोलते हैं सर, बस वो मैं बोलता हूँ कि मेरे को विलन मारेगा ना, ऐसे हीरो मारेगा ना, ठकाक मैं गिरूंगा तो मैं यूँ करूँगा। डायरेक्टर बोलेगा सर कम करो थोड़ा, मुझे कम नहीं होता, मैं हट कम नहीं करना। तो आई थिंक मैं थोड़ा अहमी हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मुझे नहीं मालूम। आई थिंक दिस इज मेक्स मुकेश खन्ना स्टूपिड एक्टर और डिफरेंट एक्टर फ्रॉम अदर्स, दैट्स और कुछ नहीं। आई एम नॉट अ ग्रेट एक्टर। सो मैं समझता हूँ हमको विराम लेना चाहिए। विराम पूरा नहीं लेंगे, हम कॉमा मारेंगे, क्योंकि ये हमारे गेस्ट जो है वो हमारे साथ बुकिंग हो गई है इनकी एडवांस। फिर बुलाएंगे इनको हम, और हम किसी और लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलते। आपने मान गए ना, आप आएंगे आगे। आप अगली बार हम बुलाएंगे, हम आपको बुलाएंगे। आप नहीं बिल्कुल, मैं एक बार 10 बार आऊंगा। तो यहीं खत्म करते हैं। अब देखते हैं अगले हफ्ते हम किस महानुभाव को बुलाएंगे, कौन होगा। अच्छा ही होगा, आपको सिखा भी सकता है, हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है। वेट करते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन है, आपको भी नहीं मालूम है, पर इंतज़ार कीजिए, जो भी होगा